एपिसोड 71 बिखरी हुई नूर और उसकी इनसिक्योरिटीज। अद्वितीय का नूर को समझाना और उनका कॉलेज रोमांस। अद्वितीय नूर को लेकर वहां से जाता है और फिर अद्वितीय उसे एक खाली क्लासरूम में लेकर आता है और उस क्लासरूम का दरवाजा बंद कर देता है। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए अपनी घबराई हुई आवाज में उससे कहता है, एंजल, आपको पता है ना कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूं और आप उस लड़की काया की बात नहीं मानोगे और मुझसे दूर नहीं जाओगे ना। इस वक्त नूर को अद्वितीय की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। उन तीनों भाइयों में से अद्वितीय की आंखें बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों में हमेशा ही प्लेन एक्सप्रेशन होते हैं और उसकी आंखें ही किसी को भी खड़े खड़े नर्क का नजारा दिखाने के लिए काफी है। भले ही अद्वितीय की आंखें एक्सप्रेशनलेस है, जिनमें कोई भी इमोशन नहीं दिखाई देते, अगर दिखता है तो सिर्फ प्लेन एक्सप्रेशन। जब अद्वितीय उसकी नूर के साथ होता है तभी ये सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि नूर की मौजूदगी ही काफी है अद्वितीय के दिल और उसकी खाली आंखों में इमोशंस जगाने के लिए। नूर ने अनजाने में ही अद्वितीय के दिल में अपने लिए ऐसी जगह बना ली थी जो चाहकर भी कोई अद्वितीय के दिल में नहीं बना सकता था, सिवाय उसके दोनों भाइयों के। अद्वितीय की आंखों में डर देखते हुए नूर झट से उसे हग कर लेती है। वैसे अद्वितीय के मुकाबले वो इतनी छोटी थी कि जब नूर अद्वितीय को खड़े से हग करती थी तभी नूर का सिर बड़े मुश्किल से अद्वितीय के सीने तक जाता था। नूर का सिर अद्वितीय के सीने से अभी भी 1 इंच नीचे ही था। बेचारी की हाइट ही इतनी छोटी सी थी, पर उसी छोटी हाइट में नूर किसी चलती फिरती डॉल की तरह लगती थी। जैसे ही नूर अद्वितीय को हग करती है, अद्वितीय भी नूर को हग करता है और फिर उसके हिप्स को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाता है और वहां मौजूद एक टेबल पर बिठाता है। इस वक्त अद्वितीय नूर के दोनों पैरों के बीच और उसके बहुत करीब खड़ा था। तभी नूर अपने दोनों हाथ अद्वितीय के गले में डालती है और उसके माथे पर किस करती है। नूर सीधे अद्वितीय की आंखों में देखते हुए उससे कहती है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं पर सच में आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूं अद्दू, और किसी की भी वजह से मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, थैंक यू सो मच एपिसोड माय ओवर, आई कांट इमेजिन माय लाइफ विदाउट यू। नूर अपना सिर हिलाती है, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में अद्वितीय से पूछती है, अदू, वो गंदी लड़की वापस आई और अगर उसने आपके साथ फिर से ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं क्या करूंगी। अद्वितीय बहुत अच्छे से नूर की इनसिक्योरिटीज समझ रहा था और उसे पता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया, अभी नूर की इनसिक्योरिटीज क्लियर नहीं की, तो ये डर नूर के दिल और दिमाग में अपना घर बना लेगा, जो नूर की मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तो नूर थोड़ा थोड़ा करके उसकी सभी तकलीफों से बाहर आ रही थी और ऐसे में अद्वितीय उसे कोई भी मेंटल स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। तभी अद्वितीय नूर का छोटा सा फेस अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ता है और फिर नूर के नाजुक से होठों पर अपने सख्त होठों को रखकर उसे किस करने लगता है। नूर भी अद्वितीय का साथ देती हैं और उसी दौरान अद्वितीय का एक हाथ नूर के टॉप के अंदर जाता है और अद्वितीय उसकी टमी को हल्के से सहलाने लगता है। अद्वितीय नूर के पेट को प्रेस नहीं करता, क्योंकि नूर का घाव बस अभी अभी भरा था और इसी वजह से अद्वितीय हर वक्त अलर्ट रहता था। अद्वितीय नूर को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था और साथ में नूर के होठों को सक कर रहा था। इधर अद्वितीय का हाथ धीरे धीरे करके नूर के पेट से ऊपर जाता है और फिर अद्वितीय बहुत लाइटली नूर के एक ब्रेस्ट को प्रेस करता है। अद्वितीय के इस स्टेप की वजह से नूर की हल्की सी आह निकलती है और उसी का फायदा उठाते हुए अद्वितीय नूर के मुंह में अपनी टंग पुश करता है। इस वक्त अद्वितीय नूर के गले पर किस और सक कर रहा था और उसका एक हाथ अभी भी नूर की ब्रेस्ट को पकड़े हुए था। नूर अपनी आंखें बंद करके बस उस टेबल पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद अद्वितीय रुकता है और नूर के गालों पर किस करता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मेरे करीब, मेरे इतने ज्यादा करीब आने का हक किसी को भी नहीं है बच्चे। सिर्फ आप मेरे करीब आ सकते हो और आपको छोड़कर मैं कभी किसी को मेरे इतने करीब आने की इजाजत भी नहीं दूंगा। आय कनो कि ये सही वक्त नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि किसी के भी मेरे करीब आने से पहले आप मेरे इतने करीब आ जाए कि फिर कोई चाहकर भी हमें एक दूसरे से कभी अलग ना कर पाए। अद्वितीय की बात सुनकर नूर की आंखों के आगे वो वक्त, वो मनहूस हादसा आता है जिसमें अंश ने नूर से उसकी इज्जत छीन ली थी। वो सब सोचते ही नूर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो नीचे देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में अद्वितीय से कहती है, मैं आपकी तरह साफ नहीं हूं अदू। मेरे ऊपर ना जाने कितने ही दाग लगे हुए हैं जिसे मैं चाहकर भी साफ नहीं कर पाऊंगी। मैं डरती हूं और मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है अदू, आई एम सॉरी। इतना कहकर नूर बहुत रोने लगती हैं और वैसे इसमें उसकी गलती कहाँ थी। वो खुद एक बच्ची है और उसके साथ किसी ने ऐसी हैवानियत की है जो उसने कभी अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी। नूर की बातें सुनकर और उसे ऐसे रोते हुए देखकर अद्वितीय की आंखें भी भर आती हैं। तभी अद्वितीय बिना वक्त गवाए नूर को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है।
तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करने के साथ साथ उसके बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी बेटा, और किसने कहा कि आप डरती हो? नहीं मेरी जान, आपका दिल सबसे साफ है जिसमें किसी के लिए कोई भी मैल नहीं है। बच्चे, मैं आपसे, आपके इस खूबसूरत से दिल और आपकी आत्मा से प्यार करता हूँ, ना कि आपकी बॉडी से। कोई आपकी बॉडी को तो मैला कर सकता है, पर आपकी सोल, आत्मा को नहीं। आप मेरे लिए बेदाग थी, हो और हमेशा रहोगी। मेरा प्यार ऐसी किसी भी बातों की वजह से आपके ऊपर से कम नहीं होगा, पर उल्टा बढ़ेगा। आप मेरी सोल है नूर, और कोई भी उसे गंदा नहीं कर सकता, और मैं आपकी सोल को अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे इसकी परमिशन दोगे? अद्वितीय की बात सुनकर नूर को शायद अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि भगवान ने उसकी किस्मत में अद्वितीय जैसे इतने नेक दिल इंसान को कैसे लिख दिया। नूर को तो उसके अपनों ने ही धोखा दिया था, जिन लोगों पर उसने अपनी आंखें बंद करके भरोसा किया था, पर उन लोगों ने उसके भरोसे का खून कर दिया था। तो वही अद्वितीय और साथ में आयु और युवी वो लोग थे जो नूर को उसके सबसे बुरे वक्त में मिले थे। नूर की सच्चाई जानने के बाद भी उन्होंने उस मासूम, बेसहारा और पूरी तरह टूटी हुई बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा। वो तीनों उसके साथ खड़े रहे, उसे संभाला, उसकी फैमिली बने और उसे वो प्यार और अपनापन दिया जिसके लिए वो ना जाने कब से तड़प रही थी और जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और रोते हुए उससे कहती है, आपने पहले दिन से मेरा साथ दिया, मुझे इतना प्यार किया है अदू। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स के बाद कोई फिर से मुझे इतना प्यार करेगा। जितना प्यार आपने मुझे दिया है और आपके साथ साथ बिग बी और भैयू ने दिया है, उसके बदले में अपनी जान भी दे दूं तो कम है। नूर की ये बात सुनकर अद्वितीय थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपनी हल्की तेज आवाज में और प्लेन एक्सप्रेशन के साथ नूर से कहता है, अगर आपने फिर से ऐसी कोई बात भी की ना एंजल, तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा और आप मेरा वो रूप देखोगे जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता। आपकी जान मेरी है, आपके बिग बी और भैयू की है, तो अपने साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले आप ये बात याद रखना कि आप सिर्फ अपने आप को नहीं, पर साथ में हम तीनों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हो। अगर आपको कुछ भी हुआ ना प्रिंसेस, तो आपके साथ साथ हमारी भी जान निकल जाएगी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उसके आंसू पोंछता है और फिर नूर की बैग से उसकी बोतल निकालता है और उसे पानी पिलाता है। जब नूर थोड़ा सा शांत हो जाती है तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको पता है, आपके आने से पहले हमारी लाइफ में कोई नहीं था, ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिससे हम ऐसे इमोशनली कनेक्ट हो सके, और सच कहे तो हमें हमारी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए भी नहीं था जो हमें कमजोर कर दे। हम तो बस यही समझते थे कि अगर हमारी लाइफ में कोई आई तो वो हम तीनों भाइयों को एक दूसरे से अलग कर देगी और हमारी छोटी सी फैमिली को तोड़ देगी, पर हमें क्या पता था कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान करके रखा है। मैं तो उस हॉस्पिटल स्काई इंड में कुछ काम से गया था, पर मुझे नहीं पता था कि उस हॉस्पिटल में मेरी दुनिया ही बदलने वाली है। वहां आप मुझे मिले और जिस वक्त आप मुझे मिले ना नूर, उस वक्त आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि उसके बारे में सोच सोचकर आज भी मेरी सांसें अटक जाती हैं। आपको देखते ही मुझे आपसे एक कनेक्शन फील हुआ और तभी मैंने सोच लिया था कि चाहे जो हो और आपके लिए मुझे किसी से भी क्यों ना लड़ना पड़े, मैं आपको अपने पास ही रखूंगा। जब मैं आपको घर लेकर आया था और भाई आपसे मिले थे ना, तभी उनके दिल में जितना भी डर था वो निकल चुका था। आप सबसे पहली गर्ल है जो हम तीनों भाइयों की लाइफ में अपनी एक स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो, और मुझे ये बताते हुए कोई भी शर्म नहीं आएगी कि आप हमारी कमजोरी ही नहीं पर हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हो। अद्वितीय की बात सुनकर इस वक्त नूर के चेहरे पर जो सुकून, जो खुशी थी ना, वो उसे दुनिया की सबसे कीमती से कीमती चीज भी नहीं दे सकती थी। आज नूर को सच में ये महसूस हो चुका था कि वो कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है, पर वो एक के लिए नहीं पर तीन लोगों के लिए उनकी जान से भी ज्यादा कीमती है। कहाँ उसकी सगी बहन उसे मारना चाहती है, अरे यहाँ तक कि उसने नूर की जान लेने के लिए उस पर जानलेवा हमला तक किया था, और कहाँ ये लोग थे जो नूर को हमेशा प्यार करते हैं और उसे सभी खतरों से बचाते हैं। आज नूर सच में अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझ रही थी, जिसके पास आयु और युवी जैसे दोनों भाई है, और उनसे भी बढ़कर नूर के पास अद्वितीय जैसा पार्टनर है जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट तो करता ही है, पर साथ में उसे पागलों की तरह प्यार भी करता है। इस वक्त नूर की आंखों में आंसू थे, पर वो किसी पछतावे या दर्द की वजह से नहीं, पर खुशी के वजह से थे। वो मन ही मन ना जाने कितनी ही बार भगवान को शुक्रिया अदा कर रही थी जो उन्होंने नूर को ये खुशी दी उन तीनों के रूप में। धन्यवाद। एपिसोड 72। इस वक्त नूर हॉल में एक बड़े से सोफे पर बैठे हुए अपना कॉलेज वर्क फिनिश कर रही थी, तो वही आयु भी उसके पास बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अद्वितीय वहां नहीं था, वो ऊपर उसके रूम में था। तभी युवी वहां आता है और उसके पीछे से सर्वेंट एक ट्रे लेकर आता है। तभी युवी अपनी नॉर्मल प्लेन आवाज में उस सर्वेंट से कहता है, ये ट्रे वहां टेबल पर रख दो और जाओ। युवी का ऑर्डर फॉलो करते हुए वो सर्वेंट उस ट्रे को टेबल पर रखता है और फिर वहां से चला जाता है।
तभी युवी उन दोनों आयु और नूर की तरफ देखता है जो अभी पूरी तरह से अपने अपने कामों में घुसे हुए थे कि इन्हें उनके आसपास की कोई खबर ही नहीं थी। तभी युवी उन दोनों के आगे एक चेयर रखता है और उस ट्रे में रखी हुई खाने की प्लेट को उठाता है जिसमें अभी गर्मा गर्म पराठे और साथ में दम आलू की सब्जी थी। उस प्लेट को अपने हाथ में पकड़े युवी उस चेयर पर बैठता है जो उसने उन दोनों के आगे रखी हुई थी। अभी युवी उन दोनों की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। तभी युवी उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, बच्चों चलो पहले कुछ खा लो, बाद में अपना वर्क कंटिन्यू करो। तभी नूर उसकी बुक से बिना अपनी नजरें हटाए युवी से कहती है, सॉरी बिग बी, मैं अभी नहीं खा सकती, मुझे ये पूरा करना है। तभी आयु भी उसके लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए युवी से कहता है, मुझे भी ये वर्क पूरा करना है भाई, तो मैं बाद में खा लूंगा, प्लीज अभी नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर युवी अपना सिर हिलाता है और उन दोनों से कहता है, मुझे पता है पर तुम दोनों अपने वर्क को पूरा करने के चक्कर में भूखे नहीं रह सकते और प्रिंसेस आप तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा तुम दोनों अपना अपना काम करो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ, ठीक है। वो दोनों बस अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी युवी उस पराठे और सब्जी का पहला निवाला बनाता है और उसे नूर के मुंह की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस अपना मुंह खोलो बेटा। नूर चुपचाप अपना मुंह खोलती है और युवी उसके मुंह में वो निवाला डाल देता है। युवी आयु के साथ भी वही करता है। जब युवी उन दोनों को खाना खिला रहा होता है तभी अद्वित्य वहां आता है और नूर के बगल में बैठकर वो अपना मुंह खोलता है। उसे देखकर युवी अद्वित्य को भी खाना खिलाने लगता है। तभी एक सर्वेंट आकर उस प्लेट में थोड़े और पराठे रखता है। युवी उन तीनों को खिलाता है और जब उनका हो जाता है तभी युवी वहां से उठकर किचन में अपने हाथ धोने के लिए चला जाता है। इधर अद्वित्य नूर को पानी पिलाता है और बाकी बचा हुआ पानी खुद पी लेता है और आयु को भी एक गिलास पानी देता है। युवी वहां आता है और अद्वित्य की तरफ देखता है जो अभी थोड़ा परेशान लग रहा था। उसे ऐसे देखकर युवी अपने इशारे से अद्वित्य को उसके परेशानी की वजह पूछता है पर अद्वित्य उसे रुकने के लिए कहता है। कुछ आधे घंटे बाद पहले नूर का कॉलेज वर्क पूरा होता है तो उसके 10 मिनट बाद आयु का। जब वो दोनों पूरी तरह से फ्री हो जाते हैं तभी अद्वित्य उन तीनों से कहता है, वो मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। तभी आयु अद्वित्य की तरफ देखते हुए अपनी कंफ्यूज सी शक्ल बनाते हुए उससे पूछता है, क्या अदू कुछ जरूरी बात है? तभी अद्वित्य अपना सिर हिलाते हुए आयु से कहता है, जी भाई, थोड़ा जरूरी ही है। तभी अद्वित्य नूर की तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ता है और अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, एंजल अभी मैं जो भी आपको और इन दोनों को बताने वाला हूं उसे सुनकर आप प्लीज अपसेट नहीं होना या फिर रोना नहीं। अदू मजबूर है बेबी और कुछ भी नहीं कर सकते। अद्वित्य की ये बातें सुनकर युवी अपनी प्लेन आवाज में उससे कहता है, अदू तू साफ साफ बताना यार कि क्या बात है, और रही बात प्रिंसेस की तो वो तेरी बातों पर डिपेंड करता है, अभी बोल। तभी अद्वित्य युवी को और गुस्सा ना दिलाते हुए एक लंबी सांस लेता है और फिर उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, वो मुझे अर्जेंटली लंदन जाना है। कल वहां एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है जिसका चीफ गेस्ट मैं हूं। ये कॉन्फ्रेंस ऐसे अचानक से रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। तो मुझे अभी यूके के लिए निकलना होगा। अद्वित्य की बात सुनकर नूर पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, तो वही नूर को इतना शांत देखकर वो तीनों भाई डर जाते हैं। तभी अद्वित्य नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, नूर आप ठीक है ना बेटा, और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अद्वित्य को ऐसे परेशान होता देख नूर अद्वित्य को हक करती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, ओफो अदू, आप तो थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर परेशान हो जाते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी बात सुनकर ना ही मैं अपसेट होने वाली हूँ, ना ही रोने वाली हूँ और ना ही आपसे गुस्सा होने वाली हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं अपसेट क्यों होऊंगी, क्योंकि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो इसलिए। अद्वित्य बस अपना सिर हिलाता है और वो दोनों नूर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तभी नूर अद्वित्य का हाथ पकड़ती है और अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, अदू भले ही आप बाहर जा रहे हो पर आप काम की वजह से बाहर जा रहे हो, और जैसे मैं, बिग बी और भैयू आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वैसे आपका काम भी तो है ना। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात क्या है? मुझे पता है कि आप मेरे लिए परेशान हो रहे हो पर मेरे साथ बिग बी और भैयू तो है ही मेरा ध्यान रखने के लिए, और वैसे भी मैं बिग और ब्रेव गर्ल हूँ, तो अगर कॉलेज में किसी ने मुझे परेशान किया तो मैं उसकी बैंड बजा दूंगी लेना, और मेरी टीम के साथ मिलकर आप जाओ और जल्दी जल्दी अपना वर्क फिनिश करके आ जाओ और साथ में मेरे लिए चॉकलेट भी लेकर आना प्लीज। नूर की ये बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। तभी आयु नूर के गाल पर किस करते हुए युवी और अद्वित्य से कहता है, भाई अदू आप दोनों ने देखा कि हमारी इस छोटी सी रैबिट ने अभी अभी क्या कहा कि ये बिग और ब्रेव गर्ल है। हाँ ये ब्रेव गर्ल तो है पर बिग गर्ल नहीं। आयु की बात से अद्वित्य और युवी भी सहमत थे, तो वही आयु की बिग गर्ल वाली बात सुनकर नूर अपना पाउट बनाती हैं।
तभी युवी बहुत धीरे से नूर की नाक खींचते हुए उससे कहता है, आपके भैयू ने बिल्कुल ठीक कहा प्रिंसेस। आप भले ही कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए पर हम तीनों के लिए, स्पेशली मेरे और आयु के लिए, छोटे बेबी ही रहोगे। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरी एंजल इतनी ज्यादा समझदार और सपोर्टिव है। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैविंग यू इन माई लाइफ प्रिंसेस। तभी आयु और युवी भी अपनी हल्की सी स्माइल के साथ वी टू कहते हैं। तभी युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अदु तू अभी जा रहा है पर आएगा कब? मतलब कितने दिनों तक चलेगी ये कॉन्फ्रेंस? युवी का सवाल सुनकर नूर भी अद्वितीय की तरफ देखती है। तभी अद्वितीय नूर के हाथ को पकड़ते हुए युवी से कहता है, भाई कॉन्फ्रेंस कल की ही है और जैसे ही वो हो जाएगी मैं वहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहां नहीं पर यहाँ अपना टाइम देना है। मुझे पता है कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हो, पर पहले की बात तो और थी ना भाई। अभी सब कुछ चेंज हो चुका है और अभी मुझे क्लब में पार्टियां करने में नहीं पर मेरी जान के साथ टाइम स्पेंड करने में सुकून मिलेगा। तो मैं वहां से तुरंत निकलूंगा। वो दोनों भाई अपना सिर हिलाते हैं। तभी आयु अद्वितीय से पूछता है, अदु तूने अपनी पैकिंग तो कर ली ना? और मार्क को बोल दिया जेट रेडी करने के लिए? अद्वितीय आयु के सवाल का जवाब देते हुए उससे कहता है, हाँ भाई, मैंने पैकिंग भी कर ली और मार्क को इन्फॉर्म भी कर दिया है। अब तक उसने हमारे पायलट को इन्फॉर्म कर दिया होगा। आयु और अद्वितीय की बातें सुनकर नूर उन दोनों से पूछती है, जेट मतलब प्राइवेट जेट? नूर के सवाल पर वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं और उनका जवाब जानने के बाद नूर ये सब कंफर्म करने के लिए फिर से उनसे पूछती है, आपका प्राइवेट जेट? तभी युवी नूर के शॉकिंग फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए उससे कहता है, आपके अद्वितीय का प्राइवेट जेट प्रिंसेस। युवी की बात सुनते ही नूर अपनी जगह पर से उठती हैं और किसी छोटे और ओवर एक्साइटेड बच्चे की तरह वही उछलने लगती हैं। नूर को ऐसे उछलता हुआ देखकर अद्वितीय की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर को उसके कंधों से पकड़ता है और उसे फिर से सोफे पर बिठाते हुए अपनी स्ट्रिक्ट आवाज में उससे कहता है, ये क्या कर रहे हो आप नूर, और क्यों? जस्ट अभी अभी आपके टमी की चोट ठीक हुई है पर वो सिर्फ ऊपर ऊपर से। आपकी चोट अभी भी पूरी तरह से हिल नहीं हुई है और आप ऐसे उछल कूद कर रहे हो। फिर से हॉस्पिटल में जाने की प्लानिंग है आपकी? अगर हाँ तो आप मुझे बता दो, मैं आपको वही छोड़ आता हूं और साथ में 1-2 इंजेक्शन भी लगा दूंगा आपकी बम पर। इंजेक्शन का नाम सुनते ही नूर की आंखों में डर पैदा होता है और वो आयु को कसके हक करते हुए अपनी रुआसी आवाज में उससे कहती है, भैयू प्लीज नो इंजेक्शन टू नूर। उससे दुखता है मुझे और डर भी लगता है, तो आप अदू को बोलिए ना कि वो मुझे कोई इंजेक्शन ना लगाए और मुझे उस गंदे और भयानक से हॉस्पिटल में भी नहीं जाना है। तभी पीछे से अद्वितीय नूर से कहता है, नहीं जाना ना तो आप मेरी सारी बातें मानोगे राइट? अद्वितीय की आवाज सुनकर नूर उसकी तरफ देखती है और चुपचाप अपना सिर हिलाती है। ये देखते ही अद्वितीय के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है और वो अपनी बाहों को खोलते हुए नूर से अपनी सॉफ्ट आवाज में कहता है, कम एंजल। तभी नूर झट से अद्वितीय के बाहों में खुद को पूरी तरह से छिपा लेती हैं। थोड़ी देर बाद नूर अद्वितीय की तरफ देखती है जो अभी उसके बालों को संवार रहा था। तभी नूर अद्वितीय के सीने को अपनी एक उंगली से पोक करते हुए उससे कहती है, अदू मुझे भी आपका प्राइवेट जेट देखना है, तो क्या आप मुझे उसमें जाने की परमिशन दोगे? नूर का मासूम सा सवाल सुनकर अद्वितीय के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और साथ में वो दोनों भी स्माइल करते हैं। तभी अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, पहली बात तो वो सिर्फ मेरा नहीं पर आपका भी है, और रही बात उसमें जाने की या उसे देखने की, तो बेटा उसके लिए आपको मेरे या फिर किसी और की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आप कभी भी उसे देखने जा सकते हो, पर हम तीनों में से किसी एक का आपके साथ मौजूद रहना बहुत जरूरी है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, मैं समझ गई अदू, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वहाँ अकेली नहीं जाऊंगी और आपके या फिर बिग बी और भैयू की परमिशन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। नूर की ये बात सुनकर वो तीनों अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अच्छा आपको जेट देखना है ना, तो आप अभी मेरे साथ एयरपोर्ट चलो और फिर प्लेन देखकर मुझे सी ऑफ करने के बाद आप अपने बिग बी और भैयू के साथ वापस आ जाना, ठीक है? अद्वितीय की ये बात सुनकर नूर झट से अपना सिर हिलाती है। धन्यवाद। एपिसोड 73। अद्वितीय की बात को सुनकर नूर अद्वितीय के साथ एयरपोर्ट पर जाती है और फिर उसका प्राइवेट जेट देखने के बाद आयु और युवी के साथ वापस आ जाती हैं। दूसरे दिन इस वक्त नूर रोज की तरह अपने क्लासरूम में थी एलिना के साथ और उसके लेक्चर्स चल रहे थे। पर पता नहीं क्यों तो नूर को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है। नूर उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने लेक्चर्स में अपना मन लगाती हैं। नूर ने एक बार अद्वितीय से बात की थी और फिर उसने ये सोचकर उसे कॉल नहीं किया कि वो वहाँ बिजी होगा या फिर सो रहा होगा, क्योंकि इंडिया और यूके का टाइम अलग अलग होता है ना।
कुछ देर बाद उनकी ब्रेक होती है तो नूर अलिना के साथ क्लासरूम से बाहर चली जाती हैं और फिर वॉशरूम में जाने के बाद जब वो दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उस रास्ते में उन्हें जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो सभी नूर की तरफ ही देखने लगते हैं और साथ में बहुत ही गंदा सा फेस बनाते हैं। वैसे नूर और अलिना को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी वो दोनों एक लड़की की बातें सुनते हैं जो अभी नूर को घूरते हुए अपने ग्रुप से कहती है, मुझे तो लगता था कि ये लड़की नूर बहुत इनोसेंट होगी, पर देखा कितनी ज्यादा बेशर्म है ये। तभी दूसरी तरफ से कोई दूसरी लड़की अपने दोस्तों से कहती है, वाह क्या बात है, मतलब उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहले किसी और के साथ मजे कर लिए और अभी अद्वितीय सिंह जैसे अरबपति और सक्सेसफुल इंसान को फंसा लिया। एक नंबर की बाजारू लड़की है ये। वो लड़की बस अपनी बात को खत्म करती ही है कि तभी कोई उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सब लोग उस शख्स की तरफ देखते हैं और उन्हें वहां गुस्से में कांपती नहीं नजर आती हैं और साथ में उसकी टीम भी थी। तो दूसरी तरफ उस लड़की की बातें सुनकर नूर के पैर लड़खड़ा जाते हैं, पर तभी अलिना और नकुल नूर को संभालते हैं और इस वक्त नूर नकुल की सपोर्ट से खड़ी थी। तभी नूर उस शौक से बाहर आते हुए उन सब स्टूडेंट्स की तरफ देखती है जो अभी उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे और उन सभी के हाथों में अभी फोन थे और नूर को पक्का यकीन था कि उन सब ने फोन में कुछ ऐसा वैसा देखा है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और ये नूर के लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। तभी नूर उस लड़की की तरफ जाती हैं जिसे निही ने अभी अभी एक जोरदार थप्पड़ लगाया था। नूर उस लड़की के हाथ से उसका फोन लेती है और फिर उसमें देखती हैं। जैसे ही नूर उस फोन में चल रहे वीडियो को देखती है तभी उस वीडियो को देखकर उसकी सांसें अटक जाती हैं और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती हैं। उस फोन में अभी जो वीडियो चल रहा था वो वीडियो उस वक्त का था जब अंश ने नूर के साथ वो घिनौनी हरकत की थी। वैसे उस वीडियो में एक बार भी अंश का चेहरा नहीं दिखाया गया था, पर उसमें नूर का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उस वीडियो को देखते ही नूर के हाथ से वो फोन नीचे फर्श पर गिरता है और नूर को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और ये वीडियो सब स्टूडेंट्स के पास कैसे पहुंचा। नूर के लिए ये बहुत ही सेंसिटिव बात थी और अब तक वो इससे पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी, पर अभी जिस किसी ने भी ये किया है उसने ये सब करके नूर के जख्मों को फिर से कुरेदा था। नूर को अपने लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, पर उसे डर तो इस बात का था कि इस वजह से वो अपनी छोटी सी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और निही को खो देगी। उसे अभी अभी तो सब कुछ मिला था और नूर को ऐसे लग रहा था कि अभी उससे सब कुछ छीन जाएगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तभी नूर के कानों पर उस लड़की की आवाज पड़ती है जिसको निही का थप्पड़ पड़ा था। वो लड़की नूर को घूरते हुए निही से कहती है, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा निहिशा? तुम्हें ये थप्पड़ तो इस लड़की नूर को मारना चाहिए था जो भोली भाली होने का दिखावा कर रही हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि कैसे ये लड़की उस लड़के के साथ मजे कर रही थी? तुम इस लड़की के लिए मुझे कैसे मार सकती हो? अरे ये लड़की तुम्हारे और किसी के फ्रेंडशिप के भी लायक नहीं है। तभी निही उस लड़की के बालों को पकड़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में उससे कहती है, एकदम चुप, और अभी अगर तुम्हारे मुंह से मेरी नूर के लिए एक गंदा शब्द भी निकला ना तो मैं तुम्हारी जुबान काट लूंगी, याद रखना। तभी निही उस लड़की को छोड़ती है और नूर अपनी नम आंखों से निही की तरफ देखते हुए उससे कहती है, दीदू प्लीज मेरा यकीन करो, जैसा इस वीडियो में दिखाया है वैसा कुछ भी नहीं है। तभी निही झट से नूर को हक करती है और उसके बैक को रब करते हुए उससे कहती है, मुझे पता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे ये जानना भी नहीं है कि आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ। बस आप मेरी एक बात को याद रखो कि चाहे कुछ भी हो पर मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपके ऊपर पूरा यकीन भी करती हूं। निही की ये बात सुनकर नूर को अंदर से बहुत हिम्मत मिल रही थी। तभी नूर निही को और कसके हक करती हैं, पर वो दोनों ही अभी इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उन्हें कोई और भी देख रहा था। ये कोई और नहीं पर खुद आयु, युवी और प्रिंसिपल सर थे। पूरे स्टूडेंट्स की तरह ये वीडियो उन तीनों के भी फोन में आई थी और इस वीडियो को देखते ही प्रिंसिपल पहले बहुत गुस्सा हो गए, पर तभी उन्होंने डायरेक्ट नूर को ब्लेम करके उससे सवाल जवाब ना करते हुए पहले युवी और आयु को इन सब के बारे में पूछना ठीक समझा। तभी उन दोनों ने प्रिंसिपल को पूरी बात बताई कि उस मासूम सी बच्ची के साथ उस अंश ने कैसी गंदी हरकत की थी। आयु और युवी की बात सुनकर प्रिंसिपल शॉक हो गए और उनकी आंखों में भी पानी आया। आता भी क्यों ना, आज उनके पास भी एक बेटी थी और वो एक बच्ची का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते थे। तभी उन तीनों को ही नूर की चिंता सताने लगी और उसके लिए बहुत डर भी लगने लगा, तो उन्होंने तुरंत नूर को ढूंढना शुरू किया और जब वो कैंटीन की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी उन्होंने वो सब देखा जो वहां नूर के साथ हो रहा था। वो तीनों वहां पहले से मौजूद थे और जब उस लड़की ने नूर को बाजारू लड़की कहा, वो सुनकर आयु आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी वहां नहीं आ गई और युवी ने आयु को रोक लिया, क्योंकि उसे भी तो देखना था कि उनके अलावा यहाँ कौन सच में नूर का दोस्त है और उसकी परवाह करता है।
नेही की बात सुनकर प्रिंसिपल को अपने बेटी पर गर्व महसूस होने लगा, तो उन दोनों भाइयों के चेहरे पर अभी सुकून था कि नेही के रहते उनकी नूर का कोई बुरा नहीं कर पाएगा। वो तीनों अभी नूर और नेही को ही देख रहे थे। तभी एलिना नूर की तरफ देखती है और उसका हाथ पकड़ते हुए अपने एक हाथ से नूर के आंसू पोंछती है। तभी एलिना अपनी एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहती है, नूर सिर्फ नेही शादी ही नहीं पर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, और मैंने तुमसे फ्रेंडशिप सिर्फ ऐसी ही दिखावे के लिए नहीं की है, पर मुझे उसे हर हाल में निभाना भी है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो नूर, हम सब साथ में मिलकर इस डिफिकल्ट टाइम को भी पार कर लेंगे, क्यों गाइज। तभी पूरा ड्रीम अचीवर ग्रुप नेही के साथ अपनी एक आवाज में हाँ कहता है, और अगले ही पल वो सब एलिना और ग्रुप नूर और नेही को हक कर लेते हैं। नूर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब देखने के बाद भी उन लोगों ने एक बार भी नूर से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं किया, उसके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठाए और ना ही बाकी स्टूडेंट्स की तरह उसे घिन और नफरत भरी नजरों से देखा। वैसे लोग सच ही कहते हैं कि इंसान के सबसे बुरे वक्त में ही उसे अच्छे और बुरे लोगों की परख हो जाती है। अभी नूर के साथ भी कुछ वैसे ही हो रहा था और इससे नूर बहुत खुश थी। तभी नूर अपनी आंसू भरी आंखों से उन सब की तरफ देखती है और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, आई ओवर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच एपिसोड फॉर ट्रस्टिंग मी, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। तभी नेही नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहती है, यू डिड ऑलवेज योर टू क्यूटी पाए, और हमें पता है कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया है, तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं, हम सब हैं ना आपके साथ, तो आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। तभी प्रिंसिपल आयु और यूवी के साथ वहां आते हुए नूर के सिर पर अपना हाथ रखते हैं। प्रिंसिपल की इस हरकत को देखकर सब स्टूडेंट्स शॉक होते हैं कि उनकी सबको तो यही लग रहा था कि अभी प्रिंसिपल नूर को इस कॉलेज से निकाल फेंकेंगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था, उल्टा प्रिंसिपल अभी बहुत शांत दिखाई दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जब एलिना और टीम प्रिंसिपल को ऐसे देखते हैं तभी उन्हें एक राहत मिलती है और उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है। तभी प्रिंसिपल नूर के सिर पर अपना एक हाथ रखते हुए अपनी एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहते हैं, हाँ बेटा, हम भी तो हैं ना आपके साथ, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करिए नूर, अगर ये हरकत कॉलेज के ही किसी स्टूडेंट ने की होगी तो उसे उसकी सख्त से सख्त सजा मिलेगी और उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तभी यूवी प्रिंसिपल और नूर की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, और अगर ये हरकत किसी बाहर वाले ने की होगी तो उसकी लाइफ को नर्क से भी बदतर बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अपने दोनों भाइयों को अपने आगे देखकर नूर झट से आयु को हक करती हैं और आयु भी नूर को अपने सीने से लगा लेता है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, आपको क्या लगा बेटा कि ऐसी सिचुएशन में हम आपको अकेला छोड़ देंगे, स्पेशली तब जब आपके अदू यहाँ नहीं हैं। अद्वितीय यहाँ रहे या ना रहे, आपके भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे नूर। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी प्रिंसिपल उन सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहते हैं, स्टूडेंट्स यूवर ब्रेक टाइम इज ओवर, नाउ बैक टू यूवर क्लासेस फास्ट। वो सभी वहां से अपनी अपनी क्लासरूम में चले तो जाते हैं, पर जाते वक्त नूर को घूर कर जाते हैं, जिसकी वजह से नूर को काफी अनकंफर्टेबल फील होता है और वो झट से आयु के सीने में अपने फेस को छिपा देती हैं। अभी वहां पर नूर, वो दोनों भाई, प्रिंसिपल और पूरा ड्रीम अचीवर ग्रुप था। उन स्टूडेंट्स के नजरों की वजह से नूर को अनकंफर्टेबल होता देखकर प्रिंसिपल नूर से कहते हैं, आप उन सब की चिंता मत करो बेटा, वो क्या जो देख लिया उसे ही बिना सोचे समझे सच मानने लगते हैं। मैं भी आपको पहले गलत समझ रहा था और इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए नूर, पर फिर आयुष और युवराज ने मुझे सब बताया। आप बहुत ब्रेव हो बेटा और मैं आपके ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। आज मेरी बेटी ने आपका साथ देकर बिल्कुल सही किया, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद। एपिसोड 74। तभी प्रिंसिपल एलिना और ग्रुप की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का साथ देते रहना मेरे बच्चों, क्योंकि यहाँ सभी सेल्फिश हैं, तो ऐसे में सब आप लोगों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करेंगे, पर आप सबको एक साथ रहना है, ओके। तभी नेही प्रिंसिपल को हक करते हुए उनसे कहती है, आप घबराइए मत डैड, हम सब साथ में रहेंगे और हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को, स्पेशली हमारे ग्रुप की सबसे छोटी और क्यूट सी मेंबर नूर को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। नेही की बात सुनकर आयु के चेहरे पर एक सुकून छा जाता है, पर वो दिखाता नहीं है। तभी यूवी पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उन सबसे पूछता है, पर ये वीडियो ऐसे वायरल किसने किया होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी ये वीडियो उस शख्स से पास आई कहां से। आयु, हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा ताकि ये प्रॉब्लम यही खत्म हो जाए। अगर गलती से भी ये वीडियो बाहर चली गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तभी आयु यूवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई सबसे पहले हमें इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स के फोन में से डिलीट करना होगा ताकि ये वीडियो बाहर ना जा सके। तभी दक्ष उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अगर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये काम मैं कर सकता हूं सर।
आई नो हैकिंग और मैं अगले कुछ मिनटों में ही कॉलेज में मौजूद सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन को हैक करके उनकी फ़ोन से उस वीडियो को परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। दक्ष की ये बात सुनकर युवी झट से उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है, गुड। जाओ और अपना वर्क स्टार्ट करो। इसमें अगर तुम्हें हमारी कुछ भी हेल्प चाहिए तो तुम बिना डरे हमसे पूछ सकते हो। दक्ष बस अपना सिर हिलाता है और फिर वहां से चला जाता है। तभी युवी आयु की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे कहता है, आयु हमें उस शख्स का जल्द से जल्द पता लगाना होगा क्योंकि अगर ये बात अदू तक पहुंची ना तो सबसे पहले वो यहाँ फायर सेट कर देगा और फिर हमारी कब्र खोद देगा। युवी की बात से तो आयु भी पूरी तरह से सहमत था। तभी आयु फर्स्ट टाइम बिना अपनी नजरें चुराए निही की तरफ देखता है और उससे कहता है, निहिशा तुम और सब गर्ल्स अलिना, सेजल और आर्या प्रिंसेस के साथ युवी भाई के कैबिन में ही रहो और जब तक मैं या भाई ना कहे तब तक नूर को बाहर नहीं आने देना। तभी निही आयु की बाहों से धीरे से नूर को अपनी तरफ खींचती है और आयु से कहती है, डोंट वरी सर हम बिल्कुल भी इसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। आयु अपना सिर हिलाता है। तभी युवी नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस आप कमजोर नहीं पड़ना हम सब है आपके साथ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा हम। नूर बस अपना सिर हिलाती है और उन लड़कियों के साथ युवी के कैबिन की तरफ चली जाती हैं। तभी आयु युवी की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई लेट्स स्टार्ट। तभी प्रिंसिपल उन दोनों से कहते हैं, आप दोनों बाहर का देखो मैं दक्ष के साथ मिलकर यहाँ देखता हूँ, नकुल तुम भी चलो मेरे साथ। नकुल अपना सिर हिलाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। इधर युवी के कैबिन में अभी नूर निही और अलिना के बीच में बैठी हुई थी और उसका सिर निही के कंधे पर था और उसने अपने एक हाथ से अलिना का हाथ पकड़ा हुआ था। अलिना भी अपने दूसरे हाथ से नूर के हाथ को रब कर रही थी और निही भी टाइम टाइम पर नूर के माथे पर किस कर रही थी। तभी नूर अपनी ब्रोकन आवाज में उनसे कहती है, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करता है जो ये सब। भले ही उस वीडियो में दिखाया गया सब सच है पर उसे पूरी तरह से एडिट किया हुआ है ताकि वीडियो देखने वालों को ऐसा लगे कि वो सब मेरी मर्जी से हो रहा है और मैं भी वो सब एंज। नूर अपनी बात पूरी नहीं करती और चुप हो जाती हैं। नूर की बात सुनकर वो चारों लड़कियां नूर की तरफ देखती हैं। तभी निही नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप इस बारे में कुछ भी शेयर करना चाहते हो प्रिंसेस? नूर बस अपना सिर हिलाती है और तभी आर्या नूर से कहती है, नूर आपको जो कुछ भी कहना है आप कह सकते हो, हम हैं यहाँ आपकी हर एक छोटी बड़ी बात सुनने के लिए और हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, हम बिल्कुल भी आपको जज नहीं करेंगे ओके। नूर अपना सिर हिलाती है और वो लड़कियां नूर के कुछ बोलने का वेट करती हैं बट नूर पर कोई भी प्रेशर नहीं डालती। कुछ 15 मिनट बाद जब नूर अपने आप को समेटते हुए अपने मन को मजबूत बना लेती हैं तभी वो उन चारों की तरफ देखती है। नूर अलिना का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए उन सब की तरफ देखती है और अपनी एक लंबी सांस के साथ उन्हें बताती है, मेरा रे प हुआ है और इस बात को अभी बस 1 महीना ही हुआ है। तभी नूर उन्हें सब बताती हैं जो उसके साथ होते आया था, वो सभी टॉर्चर्स और ह्यूमिलिएशन सब कुछ। ये सब सुनने के बाद तो उन लड़कियों को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो क्या बोले। उनके मुंह से कोई शब्द ही बाहर नहीं आते पर आंखों से अनगिनत आंसू जरूर बहते हैं। तभी नूर उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, मैं तो अपने होश में भी नहीं थी, वो तो अदू की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और फिर वो मेरी सो कॉल्ड फैमिली से लड़कर मुझे उनके साथ उनके घर लेकर गए। उस वक्त मुझे अदू के साथ साथ बिग बी और भैयू ने बहुत संभाला वरना मैं आज यहाँ आप लोगों के साथ नहीं होती। नूर की बात सुनते ही निही और अलिना दोनों ही नूर को साथ में हक करती हैं और उनके बाद सेजल और आर्या भी उसे हक करती हैं। तभी निही नूर के माथे पर किस करते हुए अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहती है, सच में आप बहुत स्ट्रांग हो नूर। अगर आपकी जगह पर हम चारों में से कोई और होता तो अब तक ना जाने खुद के साथ क्या कर चुका होता पर आप अब तक अपने आप को संभाले हुए हो। टरू वाई वी आर सो प्राउड ऑफ यू माई क्यूटी पाई। वो तीनों भी निही की बात से सहमत थे। वैसे नूर ने उस वीडियो वाले कांड के चक्कर में कुछ भी नहीं खाया था तो निही अपने डैड को इन्फॉर्म करती हैं और वो वहाँ उन सब के लिए कुछ खाने का भेजते हैं। वैसे नूर की कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती पर निही जबरदस्ती से और नूर को इमोशनल ब्लैकमेल कर करके उसे खाना खिला ही देती हैं और साथ में वो तीनों भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं क्योंकि अभी उनके ऊपर नूर की जिम्मेदारी थी और उन्हें नूर को संभालना था तो ऐसे में उनका ठीक रहना बहुत ज़्यादा जरूरी था। नूर को खाना खिलाने के बाद निही नूर की तरफ देखती है और उससे कहती है, नूर आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ था उससे आपको तकलीफ तो हो रही है और आप खुद को स्ट्रेस भी दे रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चलो थोड़ी देर यही सोफे पर लेट जाओ हम यही है। वैसे नूर को भी पता था कि अभी वो खुद मेंटली काफ़ी थक चुकी हैं तो बिना बहस किए वो वही सोफे पर लेट जाती हैं और अपना सिर निही की गोद में रख देती हैं। तभी निही नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहती है, अभी आंखें बंद करिए और सो जाइए नूर।
नूर बस अपनी आंखें बंद करती हैं और नहीं उसके माथे पर किस करते हुए उसके बालों पर बहुत हल्की सी थपकी देने लगती हैं जिससे नूर झट से सो जाए। कुछ देर बाद नूर सो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी बॉयज और प्रिंसिपल मिलकर उस शख्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। अब तक दक्ष ने अपना काम कर दिया था। उसने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स की फ़ोन को हैक करके उनकी फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर दिया था, पर अभी भी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था क्योंकि अभी भी उस शख्स के पास वो वीडियो था और वो उस वीडियो को कैसे भी यूज़ कर सकता था। ऐसे लग रहा था कि जिस किसी ने भी ये काम किया था वो बहुत शातिर था और बहुत चालाकी से अपना काम कर रहा था। पर बेचारा उसे पता नहीं था कि उसका पाला किससे पड़ा है। भले ही नूर एक सेंसिटिव हॉट वाली बच्ची थी पर उसके साथ जो 3 इंसान खड़े थे उनमें सेंसिटिविटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो तीनों के तीनों ही पूरे हार्टलेस और मर्सीलेस इंसान थे, जिनमें कोई इमोशन ही नहीं थे। वो तीनों बस एक इंसान के लिए सॉफ्ट थे और वो थी उनकी नूर, और ऐसे में अगर किसी ने नूर को अपना टारगेट बनाया तो उस इंसान को उन 3 शैतानों से बचाना खुद भगवान के हाथ में भी नहीं था। अब तक आयु और युवी अपने पूरे शैतानी रूप में आ चुके थे और सब पर बस अपना कहर ही बरसा रहे थे, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके और किसी भी हाल में उस शख्स को ढूंढ निकालना था। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और कॉलेज टाइम ओवर होता है तो सभी स्टूडेंट्स कॉलेज से चले जाते हैं। अभी उस कॉलेज में वो 5 लड़कियां नूर, निही, अलिना, सेजल और आर्या, दक्ष, नकुल और प्रिंसिपल ही थे। आयु और युवी इस वक्त कॉलेज में नहीं थे। तभी नूर उठती हैं और उसके हिलने की वजह से निही की भी नींद खुलती हैं। नूर के सोने के बाद उन लड़कियों की भी आंख लग चुकी थी, पर सोने से पहले सेजल ने रूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था ताकि ऐसे ही कोई भी आकर नूर को चोट ना पहुंचाए। इस रूम की एक्स्ट्रा चाबी प्रिंसिपल और आयु के पास थी तो उन्हें पता था कि उनके अलावा ये दरवाजा बाहर से कोई नहीं खोल पाएगा। पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही वो चारों भी सोए थे। नूर को उठता हुआ देखकर निही भी उठ जाती हैं। तभी निही नूर के बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए उससे पूछती है, क्या हुआ नूर, कुछ चाहिए आपको? तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, हाँ दीदू, मुझे बस वॉशरूम जाना है। तभी निही अपनी जगह पर खड़ी होते हुए नूर से कहती है, चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए निही से कहती है, दीदू मैं यहीं जा रही हूँ बिग बी के वॉशरूम में जो इसी रूम में है, और आप सब यही तो हो ना। मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे कोई भी डाउट हुआ तो मैं आपको आवाज़ लगा दूंगी, आप आ जाना, ठीक है? निही भी 2 सेकंड के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, ओके, पर आप थोड़ा अलर्ट रहना बेबी। नूर बस अपना सिर हिलाती है। नूर युवी के वॉशरूम में चली जाती हैं जो उसी रूम में मौजूद था। कुछ वक्त बाद नूर थोड़ा फ्रेश होकर आती हैं और तब तक अलिना, सेजल और आर्या भी अपनी नींद से जाग चुके थे। थोड़ी देर बाद अचानक से नूर के फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर युवराज और आयुष को जिंदा देखना चाहती हो तो कॉलेज के बास्केटबॉल ग्राउंड में आओ और अकेले आना, वरना तुम्हारे पास उन दोनों की लाश पहुंच जाएगी। इस मैसेज को पढ़ते ही नूर का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है और उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़कने लगती हैं। नूर को ऐसे देखकर वो लड़कियां कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी नूर सबसे पहले आयु को कॉल करती है पर वो अपना फ़ोन नहीं उठाता, तो नूर युवी को फ़ोन करती है पर बदकिस्मती से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तभी नूर आयु को फिर से कॉल करती हैं इस उम्मीद से कि वो फ़ोन उठा ले, पर वो फ़ोन नहीं उठाता। अभी नूर उन दोनों के लिए बहुत घबरा जाती हैं और उसे कुछ भी नहीं सूझता। धन्यवाद। एपिसोड 75। नूर को ऐसे परेशान देखकर निही अपनी चिंता भरी आवाज़ में नूर से पूछती है, नूर क्या हुआ? आप कुछ परेशान से लग रहे हो, क्या बात है? निही के सवाल सुनकर नूर उसकी और बाकी उन तीनों की तरफ देखती है जो अभी नूर को ही देख रही थी। तभी नूर अपने मन में कहती है, मैं इस मैसेज के बारे में दिदू या फिर किसी और को बिल्कुल भी नहीं बता सकती। मुझे खुद ही इस मामले को हैंडल करना होगा। पहले ही मेरी वजह से सब लोग परेशान हैं, इस पर मैं उन्हें ये सब बताकर फिर से परेशान नहीं कर सकती। तभी नूर अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल रखते हुए निही से कहती है, नहीं दिदू, मैं बिल्कुल ओके हूँ। तभी एलिना नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आयोशो नूर? नूर बस अपना सिर हिलाती है और तभी अपने मन में सोचती है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। मैं अपने लिए बिग बी और भैयू की जान खतरे में नहीं डाल सकती। पर मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? तभी नूर के दिमाग में कुछ आता है और वो युवी के कैबिन में मौजूद सीक्रेट दरवाजे की तरफ देखती हैं। युवी ने नूर को उस दरवाजे का पासवर्ड बताया था तो उसे पासवर्ड पता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो उन 4 लड़कियों का ध्यान कैसे भटकाए। तभी उसके दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। तभी नूर निही की तरफ देखती है और अपनी रुआसी शक्ल बनाते हुए कहती है, ओ गॉड, मैं वो कैसे भूल सकती हूँ? तभी निही नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या भूल गई आप नूर? तभी नूर अपनी झूठी रोनी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है,
मेरी बुक क्लास में और उसमें बिग बी, भैयू और अदू के नंबर्स भी है इमरजेंसी के लिए। दिदू अगर वो किसी ने उठा ली होगी तो आप प्लीज लिना के साथ जाओ और ढूंढो ना। तभी नहीं नूर को शांत कराते हुए उससे कहती है, नूर कोई नहीं लेकर गया होगा आपकी बुक, डोंट वरी। तभी नूर रोते हुए उससे कहती है, नहीं दिदू, उसमें उनके नंबर्स है और वो किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए, प्लीज आप जाओ ना। मैं यहाँ सेजल दी और आर्या दी के साथ सेफ हूँ। तभी नहीं आर्या और सेजल की तरफ देखती है और वो दोनों अपना सिर हिलाते हैं। आखिर में नहीं नूर की बात मानकर अलिना के साथ बाहर चली जाती हैं। उन दोनों के बाहर जाते ही नूर फिर से अपने मन में सोचती है, ये दोनों तो गई, अभी मुझे इन दोनों सेजल और आर्या का कुछ करना होगा। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तभी नूर अपनी डरी हुई शक्ल बनाते हुए उन दोनों से कहती है, सेजल दी, आर्या दी, बिग बी के वॉशरूम में कुछ था, कुछ डरावना था। प्लीज आप दोनों जाकर चेक करो ना, मुझे फिर से वॉशरूम यूज करना है। मैं ऐसे नहीं जा पाऊंगी, तो आप दोनों पहले चेक करो। नूर की बात सुनकर वो दोनों अपना सिर हिलाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं ने अभी रूम का दरवाजा बाहर से बंद किया है, तो जब तक वो दोनों बाहर से दरवाजा नहीं खोलते कोई भी बाहर नहीं जा पाएगा। पर ये उन दोनों की गलतफहमी थी। एक बार नूर को देखकर वो दोनों वॉशरूम में चली जाती हैं और उनके जाते ही नूर झट से उस सीक्रेट डोर को पासवर्ड से खोलती है और वहां से निकल जाती हैं। जैसे ही वो दरवाजा पूरी तरह से बंद होता है वैसे ही सेजल और आर्या वॉशरूम से आती है, पर जब वो दोनों नूर को वहां नहीं देखती तभी वो बहुत डर जाती हैं। आर्या रूम का दरवाजा भी चेक करती हैं जो अभी भी बाहर से लॉक था। वो दोनों सोच ही रही थी तभी अलिना और नेही भी वहां आती हैं और सेजल उन्हें सब बताती हैं। अभी वो चारों बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तभी वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करती हैं और सब मिलकर नूर को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के बास्केटबॉल ग्राउंड में, ये ग्राउंड कॉलेज की बैक साइड में था, तो नॉर्मली किसी का भी यहाँ ध्यान नहीं जाता था और शायद इसी बात का फायदा उठाते हुए इस शख्स ने नूर को वहां बुलाया था। अभी लगभग शाम हो चुकी थी और सूरज भी ढल चुका था, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। जैसे ही नूर वहां आती हैं उसे बहुत डर लगने लगता है, पर वो अपने डर को साइड में रखती हैं और अपने आसपास देखने लगती हैं। तभी उसकी नज़र एक इंसान पर पड़ती है जो अभी अंधेरे में खड़ा था, जिसकी वजह से नूर को उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। तभी वो इंसान वही अंधेरी जगह से नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, वाह, मानना पड़ेगा नूर, तुम आज भी नहीं बदली, मतलब मैंने तुम्हें थोड़ा झूठ क्या बोला, तुम तो आसानी से मेरी बातों में आ गई, नॉट बैड। उस इंसान की आवाज़ सुनकर नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो बस 2 ही शब्द कहती है, अथर्व सर। तभी वो इंसान भी अंधेरी जगह से रोशनी में आता है। हाँ, ये अथर्व ही था जो अंश का बेस्ट फ्रेंड है। तभी नूर डर के मारे पीछे हटने ही वाली थी कि तभी पीछे से कोई नूर के बाल पकड़ता है। अचानक से नूर को तकलीफ होती है और वो पीछे देखती है जहां अथर्व की गर्लफ्रेंड सारा खड़ी थी। सारा को देखते ही नूर की सांसें अटक सी जाती हैं। तभी सारा नूर के बालों को खींचते हुए अपनी जहर से भी कड़वी जुबान से नूर से कहती है, मुझे और अथु को लगता था कि तुम बहुत अच्छी हो और इसीलिए हम दोनों तुम्हें उन सब की मायरा और राठौर नज़रों में अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें क्या पता था कि तुम इतनी चालाक हो और तुम्हारे इस भोले से चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। आज तुम्हारी वजह से भाई जेल में है और आंटी, मायू और यशु का कुछ पता नहीं है। अंकल की मौत के पीछे भी तुम ही थी, तुम्हारी वजह से उनकी जान गई है। नूर सारा की पकड़ से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहती है, नो, मैंने कुछ नहीं किया और अभी जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो उनके किए की वजह से, इसमें मेरी गलती क्या है। तभी अथर्व नूर पर किसी जंगली जानवर की तरह भड़कते हुए उससे कहता है, इन सब में तुम्हारी ही गलती है और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? तुम्हारा इस दुनिया में आना और उस पर अब तक जिंदा होना। पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें तुम्हारी इस लाइफ से आज़ाद कर देंगे, बट इतनी जल्दी नहीं। अरे अभी तो हमें तुम्हें ऐसी जिंदगी देनी है जो तुमने सोची भी नहीं होगी। नूर बस अपना सिर नामे हिलाती हैं। पर तभी सारा नूर का सिर किसी बहुत ही सख्त सी चीज पर पटकती है, जिसकी वजह से नूर के सिर में एक बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही सारा नूर का सिर पटकती है, नूर के सिर से खून निकलने लगता है और उसके आंखों के आगे काले धब्बे आने लगते हैं। नूर उस चीज से बाहर आने के लिए अपना सिर हिलाती है, पर तभी फिर से उसका सिर उसी चीज से टकराता है। अभी नूर का पूरा चेहरा खून से भर चुका था, पर अभी भी वो वैसे ही खड़ी थी। तभी अथर्व नूर की तरफ देखते हुए सारा से कहता है, सारा ये तुमने क्या किया? देखो बच्ची को कितनी चोट लग गई। कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अथर्व नूर का गला पकड़ता है और उसके गले को दबाते हुए अपनी नफरत भरी आवाज में नूर से कहता है, तुम इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। आज मुझे लगता है कि वो लोग जैसे तुम्हारे साथ बिहेव करते थे, जैसे तुम्हें टॉर्चर करते थे, वो सब सही था, क्योंकि तुम इसी लायक हो।
तुमने उन सब की जिंदगी खराब कर दी और खुद यहाँ चैन से जी रही हो, दूसरों के पैसों पर ऐश कर रही हो। अथर्व की एक एक बात के साथ उसकी पकड़ नूर के गले पर टाइट हो रही थी और अभी नूर को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ ड्रीम अचीवर ग्रुप, अलिना और प्रिंसिपल मिलकर नूर को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे और साथ में वो आयु और युवी को भी फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक अपना फोन नहीं उठा रहा था और दूसरे का फोन स्विच ऑफ था। अभी वो बहुत घबरा गए थे। तभी नकुल उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, हमने कॉलेज का बैक साइड नहीं देखा। ऐसा हो सकता है ना कि नूर वहां चली गई हो, तो क्या हम वहां देखें? तभी प्रिंसिपल भी नकुल की बातों से सहमत होते हुए उन सब से कहते हैं, हाँ नकुल शायद ठीक कह रहा है, हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए, अगर नूर वहां हुई तो चलो चलकर देखते हैं। प्रिंसिपल और नकुल की बातों से सहमत होते हुए वो लोग कॉलेज की बैक साइड की तरफ जाते हैं। वही बास्केटबॉल ग्राउंड में अभी भी अथर्व ने नूर का गला पकड़ा हुआ था और नूर के सिर से खून बह रहा था। तभी सारा नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जब भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया तभी मुझे भी उन पर बहुत गुस्सा आया था, पर आज लग रहा है कि उस दिन उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब बिल्कुल सही था, क्योंकि तुम तो हो ही इस लायक। पता है तुम्हारा और भाई का वो वीडियो हमने लीक किया, वो तो सिर्फ कॉलेज में किया, पर अभी इसे बाहर भी तो वायरल करना है, तो चलो ये शुभ काम मैं अपने हाथों से कर देती हूँ। इस वीडियो को पूरी तरह से वायरल करते ही तुम्हारी जो इंसल्ट होगी ना, वो देखने में हमें बड़ा मजा आएगा। लोग तुम्हें जो नए नए नाम देंगे, आइक बाय हेच वही और ना जाने क्या क्या। तभी अथर्व नूर का गला दबाते हुए उससे कहता है, वैसे तुम बहुत ज्यादा बुद्धू नहीं हो, मतलब मैंने तुम्हें एक झूठी धमकी क्या दी कि युवराज और आयुष मेरे पास है, तुम उन्हें बचाने के लिए यहाँ चली आई बिना अपनी परवाह किए। वाह, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने झूठ बोला था, वो मेरे पास नहीं है। अरे मैं उन तक पहुंच भी नहीं सकता, क्योंकि उन तक आसानी से कोई नहीं पहुंच सकता, पर तुम्हारा वीडियो अभी सब तक जरूर पहुंचेगा। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं और धीरे धीरे नूर की सांसें कम होने लगती हैं। तभी सारा नूर और अंश के वीडियो को वायरल करने ही वाली होती हैं कि तभी उसके सीने पर एक बुलेट लगती है और उसकी हाथ से वो फोन नीचे गिरता है। सारा अपनी तरफ देखती है और फिर उस शख्स की तरफ जिसने वो गोली चलाई थी। तभी उसे वहां खुद शैतान अद्वितीय के रूप में दिखाई देता है। उसके साथ अभी आयु और युवी भी थे। तभी सारा नीचे जमीन पर गिरती है और बस उसका खेल वही खत्म हो जाता है। वही सारा को अपनी आंखों के आगे मरता हुआ देखकर अथर्व पूरी तरह से पागल हो जाता है और एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर नूर का गला दबाता है, जिसकी सांस पहले से ही ना के बराबर चल रही थी, पर अभी उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। तभी अथर्व नूर को जमीन पर धकेलता है, पर नूर की बॉडी जमीन से टच होने के पहले ही आयु नूर को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी अद्वितीय अथर्व की तरफ आते हुए उसके चेहरे पर अपने कुछ पंचेस देता है। अद्वितीय अथर्व को मारते हुए अपनी भयानक आवाज में उससे कहता है, तुझे क्या लगा कि तू मेरे यहाँ पर ना होने का फायदा उठाएगा, मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंचाएगा, और मैं ऐसा होने दूंगा? तूने बहुत बड़ी भूल कर दी। अद्वितीय अथर्व को मार ही रहा था और अब तक वहां वो सब भी आ चुके थे। तभी अद्वितीय के कानों पर आयु की आवाज पड़ती है, जो नूर को अपने सीने से लगाकर रोते हुए अद्वितीय से कहता है, अदू उसे छोड़ और इसे देख, रैबिट सांस नहीं ले रही है, शी इज नॉट ब्रीदिंग, डैम इट। धन्यवाद। एपिसोड 76। आयु की बात सुनकर वहां मौजूद सबसे चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। तभी अद्वितीय उस अथर्व को जमीन पर पुश करते हुए अपनी ऊंची आवाज में कहता है, व्हाट द एफ तारांकन के, दिस कांट बी हैपेंड भाई। इतना कहकर अद्वितीय आयु की तरफ आता है और नूर के पास बैठता है। जब अद्वितीय नूर की तरफ देखता है तभी उसे महसूस होता है कि नूर सच में सांसें नहीं ले रही थी और आयु सच कह रहा था। तभी अद्वितीय नूर के गाल पर टैप करते हुए अपनी ब्रोकन वॉइस में कहता है, हे एंजल, आप अदू के साथ ऐसा गंदा गेम नहीं खेल सकते। आंखें खोलो बच्चे, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपको पनिश करूंगा। प्लीज आंखें खोलो और सांस लो एंजल। नूर के ऊपर अद्वितीय की किसी भी बात का, उसकी किसी भी डांट का कोई असर नहीं होता। तभी युवी नूर की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहता है, कुछ भी कर अदू, मेरी प्रिंसेस को बचा ले प्लीज। तभी अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए नूर की तरफ देखता है और युवी से कहता है, कुछ नहीं होगा नूर को भाई। तभी अद्वितीय नूर की पल्स चेक करता है और फिर नूर की हार्टबीट चेक करने के लिए अपना हाथ उसके सीने पर रखता है, जहां एक इंसान का दिल होता है। अगले ही पल अद्वितीय पैनिक होते हुए उनसे कहता है, भाई एंजल की हार्टबीट्स बहुत स्लो चल रही हैं और ऐसे में हमें कुछ भी करके उसकी सांसें वापस लानी होगी, वरना हम इसे हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा पाएंगे। तभी अद्वितीय आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, भाई एंजल का सर नीचे रखिए, आई नीड टू गिव हर CPR नाउ एंड इट्स डैम अर्जेंट। अद्वितीय की बात सुनते ही आयु बहुत धीरे से नूर के सिर को नीचे जमीन पर रखता है और फिर अद्वितीय नूर को CPR देने लगता है। अद्वितीय ये प्रोसेस 10 मिनट तक करता है, पर उसका नूर पर कुछ असर नहीं होता।
ये सब देखते हुए अद्वितीय अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में कहता है, आपने मुझसे मेरे पेरेंट्स छीन लिए तब मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की भगवान, पर अभी अगर आपने मुझसे मेरी जान, मेरी नूर को छीन लिया तो मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा और ना कभी आपके मंदिर में अपना कदम रखूंगा। बस एक छोटी सी उम्मीद चाहिए मुझे, बाकी मैं संभाल लूंगा प्लीज। भगवान से प्रार्थना करने के बाद अद्वितीय अपनी लाल आंखों को खोलता है और नूर की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय एक लास्ट टाइम ट्राई करता है और अगले 5 मिनट बाद अचानक से नूर के बॉडी में एक झटका आता है और ऐसे लगता है कि उसे अचानक से सांस आई हो। जब अद्वितीय नूर की ब्रीथिंग चेक करता है तभी उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आता है और वो उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, शी इज ब्रीदिंग बट वेरी एसो सो वी नीड टू टेक हर एट हॉस्पिटल इमीडिएट वाई। अद्वितीय की बात सुनकर सब अपना सिर हिलाते हैं और तभी नहीं अपना स्कार्फ निकालती है और उसे नूर के सिर पर बांध देती हैं। अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में उठाने ही वाला था कि तभी अथर्व अपनी बेहुदी स्माइल के साथ उनसे कहता है, अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूं कि एक लड़की के पीछे 3-3 लड़के। उप्स सॉरी, लड़के नहीं आदमी है। जो लड़की अपने पीछे 3-3 आदमियों को घुमाती है उसे पता है हमारी सोसाइटी में क्या कहते हैं रखे। इससे पहले वो अपना घटिया शब्द पूरा करता यूवी उसके मुंह पर अपना सॉलिड पंच देता है, जिसकी वजह से अथर्व के 3 दांत बाहर आते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पर वो इतना नीचे गिरता है कि यूवी का जोरदार पंच खाने के बाद भी अपना मुंह खोलते हुए उससे कहता है, क्यों मारा मुझे? हाँ, तुम लोगों से सच बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना। और मिस्टर अद्वितीय सिंह, आप तो इस लड़की के प्यार में पागल हुए पड़े हो। मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ इसकी जाल से। अरे आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे आप मुझे एक बात तो बताइए कि क्या आप सच में इस लड़की से प्यार करते हो या फिर बस यूज कर रहे हो इसे, जैसे मेरे फ्रेंड अंश ने किया। अथर्व की इतनी गंदी बात सुनकर अद्वितीय अपना काबू खो देता है। तभी अद्वितीय वहां से उठकर उस घटिया इंसान के पास जाता है और उसका गला पकड़कर दबाते हुए उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी नूर के लिए अपने इस गंदे मुंह से इतनी गंदी बातें करने की। इस वक्त अद्वितीय सच में गुस्से की वजह से पूरा लाल हो चुका था, यहाँ तक कि वो खुद अपने गुस्से में कांप रहा था और उसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल हो चुकी थी मानो उसकी आंखों में अभी खून जम गया था। तभी अथर्व लंबी लंबी सांसें लेते हुए अद्वितीय से पूछता है, लगती क्या है वो और क्या रिश्ता है आपका उस लड़की से जो आप उसे बचाने के लिए इतने लोगों की जान ले रहे हो? हाँ, अभी समझा मैं, अगर उसे कुछ हो गया तो रोज रात को आपको खुश कौन करेगा, है ना? प्यार तो बस एक बहाना है, वो आपकी भी रख। तभी अद्वितीय बिना कुछ देखे एक पॉकेट नाइफ लेता है और वो अथर्व के गले में घुसा देता है। वैसे वो नाइफ छोटा था तो उससे अथर्व मरता नहीं है, पर दर्द में तड़पता जरूर है। एक बात और कि अभी उसके मुंह से एक भी आवाज बाहर नहीं आती और ये देखकर अद्वितीय अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, तूने अपनी आवाज यूज करके मेरी नूर पर इतने गंदे इल्जाम लगाए, उसे घटिया नाम से पुकारना चाहा ना, तो देख अभी मैंने तेरी आवाज ही बंद कर दी। अभी तू जितनी मर्जी उतना चिल्ला पर तेरी आवाज वापस नहीं आएगी। अभी रही बात की वो क्या लगती है मेरी, तो मैंने तुझे बताया कि मैं प्यार करता हूं उससे, पर तू इतना बेहुदा इंसान है कि तुझे शायद इसका भी प्रूफ चाहिए। वेट। तभी अद्वितीय यूवी के पास मौजूद चाकू लेता है और उस चाकू से अपने अंगूठे में एक कट लगाता है, जिसकी वजह से उसके अंगूठे से खून निकलने लगता है। तभी अद्वितीय एक बार उस अथर्व की तरफ देखता है और फिर नूर के पास आकर उसकी मांग में अपना खून भर देता है। अद्वितीय के इस कदम से वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर पहले शॉकिंग एक्सप्रेशन आते हैं, पर अगले ही पल उनके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। तभी अद्वितीय उस अथर्व की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तूने पूछा ना मुझसे कि क्या रिश्ता है मेरा, तो आज और अभी से बीवी है ये मेरी। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कुछ भी बोले, पर मैं अपने आगे मेरी नूर की इंसल्ट होते हुए नहीं देख सकता। वैसे मुझे अपने प्यार को साबित करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर तूने एक मासूम के लिए जो घटिया बातें बोली है ना, उसने मुझे मजबूर कर दिया और मैं मेरे इस किए की वजह से कभी अपनी जिंदगी में पछताऊंगा भी नहीं। तभी अद्वितीय वहां खड़े मार्क और उसके बाकी गार्ड्स की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन और बॉसी आवाज में उनसे कहता है, गिव हिम वेरी पेनफुल डेथ एंड मेक श्योर ही रिग्रेट फॉर हिज लाइफ। अद्वितीय का ऑर्डर मिलते ही मार्क और उसके बाकी गार्ड्स अथर्व को वहां से लेकर जाते हैं, वो सारा की लाश को भी लेकर जाते हैं। अद्वितीय बिना कोई वक्त गवाए नूर को उठाता है और वो लोग वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। 7ES हॉस्पिटल। इस वक्त अद्वितीय अर्जुन के साथ ओटी में था और बाकी सब आयु, यूवी, प्रिंसिपल, अलिना और ड्रीम अचीवर ग्रुप ओटी के बाहर खड़े पागलों की तरह इधर से उधर घूम रहे थे। तभी नहीं रोते हुए आयु और यूवी की तरफ देखकर उनसे कहती है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नूर की बात मानती ही नहीं तो इस वक्त वो यहाँ नहीं होती। मेरी इस गलती के लिए आप दोनों मुझे जो भी सजा दोगे वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं सर।
नेही की बात सुनकर सेजल आयु और युवी से कहती है, इसमें सिर्फ नेही की नहीं पर हम सब की नेही, सेजल, आर्या और अलिना गलती है सर, तो आप दोनों प्लीज नेही को ही सजा नहीं दे सकते, हमें भी सेम सजा मिलनी चाहिए। आर्या और अलिना भी सेजल की बात से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाती है। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर आयु युवी की तरफ देखता है और युवी बस अपना सिर हिलाता है। तभी आयु उन चारों लड़कियों की तरफ देखता है जो अभी वहां अपना सिर झुकाए किसी गुनहगार की तरह खड़ी थी और साथ में उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी आयु उनकी तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उनसे कहता है, इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। तुमने नूर को बचाने की कोशिश की और तुम्हें भी पता नहीं था कि नूर कुछ ऐसा करने वाली है। सो इट्स फाइन एंड देयर इज नो नीड टू बी एम योर वेज। आयु का जवाब सुनकर वो चारों बस अपना सिर हिलाती है। वो लोग बहुत देर से वहां खड़े थे और अब तक नूर की कोई खबर नहीं थी। अभी तो आयु और युवी दोनों ही बहुत घबरा गए थे और उनके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। तभी आयु अपने बड़े भाई की तरफ देखते हुए अपनी डरी सहमी सी आवाज में उससे पूछता है, भाई मेरी रैबिट को कुछ होगा नहीं ना? उसे हमारे पास आए, हमसे मिले बहुत मुश्किल से 1 महीना हुआ है और इस बीच में उसके साथ कितना कुछ हो गया। कुछ दिन पहले नूर की उस साइको बहन ने उसकी जान लेने की कोशिश की, उस पर जानलेवा हमला किया। अभी जब वो उस अटैक से जस्ट बाहर ही आई थी कि फिर से ये सब। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है भाई कि सब एक लड़की के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। सब उस मासूम से इतनी नफरत करते हैं कि उसे चोट पहुंचाने के लिए भी वो कतराते नहीं है। दिस इज सो पैथेटिक। ये सब कहते वक्त आयु की आंखों से कुछ आंसू भी आते हैं पर वो अपने आंसुओं को हार्शली पोंछ लेता है। इससे पहले कि युवी आयु को कुछ समझाता आयु वहां से बाहर चला जाता है और इधर युवी भी किसी बेजान से इंसान की तरह वहां मौजूद चेयर पर बैठ जाता है। युवी और आयु को पहली बार ऐसे टूटा हुआ देखकर उन सबको शौक तो लगा था, पर उससे कहीं ज्यादा उन सबका इस बात पर यकीन हो गया था कि नूर में उनकी जान बसती थी और भगवान ना करे पर अगर नूर को कुछ हो गया तो वो तीनों भाई जीना भूल जाएंगे। वैसे नूर के मामले में आयु युवी और अद्वितीय के मुकाबले थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव था और उसमें शायद फिर से इतनी हिम्मत नहीं थी नूर को ओटी में अपनी जिंदगी के लिए लड़ता हुआ देखने की, तो इसीलिए आयु वहां से चला गया था। युवी भी अभी पूरी तरह से इमोशनलेस हो चुका था। उसने अपने आंसुओं को इतनी परमिशन भी नहीं दी थी कि वो उसकी आंखों से बाहर आए। युवी को ऐसे देखकर प्रिंसिपल भी युवी के पास बैठते हैं और उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, युवराज हमारी नूर बहुत स्ट्रांग बच्ची है। वो इतनी कमजोर नहीं है बेटा कि इस छोटी सी फाइट में हार जाएगी। उसने अब तक सभी फाइट में विक्ट्री हासिल की है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें भी जरूर कामयाब होगी। बस उस पर से अपना विश्वास कम नहीं होने देना और अंदर अद्वितीय है, वो उसकी नूर को कुछ नहीं होने देगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर युवी बस अपना सिर हिलाता है। तभी नहीं चुपके से अलिना और अपने ग्रुप से कहती है, तुम सब यही रहो, मैं बाहर जाकर आयुष सर को देखती हूँ। कहीं वो प्रिंसेस के लिए खुद को ब्लेम करके खुद को तकलीफ ना पहुंचा रहे हो। इस वक्त जितनी आयुष सर को युवराज सर की जरूरत है उतनी युवराज सर को आयुष सर की भी जरूरत है। अभी उन दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए। मैं देखती हूँ सर को, पर अगर तब तक नूर से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ मिले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ओके गाइज। वो बस अपना सिर हिलाते हैं और नेही वहां से बाहर चली जाती हैं। धन्यवाद। एपिसोड 77। नेही आयु को ढूंढते हुए बाहर आती हैं और तभी उसकी नज़र एक बेंच पर पड़ती है जहां इस वक्त कोई बैठा हुआ था। उस जगह पर अभी अंधेरा था तो इसी वजह से नेही को उस इंसान का फेस नहीं दिख रहा था, पर क्यों तो उसे लग रहा था कि हो ना हो ये आयु ही होगा। तभी नेही उस तरफ जाती हैं और जब वो थोड़ा करीब आती हैं उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो इंसान कोई और नहीं पर आयु ही होता है। इस वक्त आयु साइलेंटली रो रहा था और उसे ऐसे देखकर नेही का दिल भी दुखने लगता है। तभी नेही अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए आयु से कहती है, आयुष सर। नेही की आवाज़ सुनते ही आयु झट से अपने आंसू पोंछ लेता है और फिर बिना नेही की तरफ देखे अपनी रुड आवाज़ में उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आयु की रुड आवाज़ की वजह से नेही की आंखें भर आती हैं, पर वो अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज़ में आयु से कहती है, प्लीज़ सर अंदर चलिए, और अगर आप अंदर नहीं जाएंगे तो ठीक है, मैंने भी आपके साथ यही बैठती हूँ। नेही की बात सुनकर आयु को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो नेही को अपनी तेज नज़रों से घूरते हुए उससे कहता है, तुम होती कौन हो मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाली? हा। गेट वन थिंग स्ट्रेट इन योर माइंड निहिशा, दैट यू आर जस्ट अ स्टूडेंट फॉर मी, नथिंग ए से, एंड आई डोंट नीड योर हीपी। आयु की ये बातें सुनकर नेही को हट होता है, पर तभी वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही दबा कर रखती हैं। नेही अपना सिर नीचे झुकाते हुए आयु से कहती है, मुझे पता है सर कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती और मेरा आपके ऊपर कोई हक भी नहीं बनता, बट सर अंदर युवराज सर को आपकी ज़रूरत है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं और ये हम सब महसूस कर सकते हैं।
आप यहाँ बैठकर रो तो सकते हैं पर वो तो रो भी नहीं सकते। आई एम सॉरी, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए पर आप सेल्फिश नहीं बन सकते। युवराज सर को आपकी जरूरत है, तो प्लीज किसी के लिए ना सही तो बस अपने बड़े भाई के लिए अंदर चलिए। नूर जितना आपके लिए मायने रखती हैं उतना वो युवराज सर के लिए भी मायने रखती हैं। मुझे बस आपको यही बताना था, आगे आपकी मर्जी सर। इतना कहकर निही वापस जाने के लिए मुड़ती ही है पर तभी आयु उससे कहता है, उम्मा निहिशा। आयु की आवाज सुनकर निही पीछे मुड़कर आयु की तरफ देखती है और तभी आयु निही की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सॉफ्ट आवाज में उससे कहता है, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड विद यू। इतना कहकर आयु वहां से चला जाता है पर निही वहां शौक की वजह से एक जगह पर खड़ी रहती हैं। अभी उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और उसका मुंह खुला था। निही को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आयुष बजाज जैसे खड़ूस प्रोफेसर ने उससे अच्छे से बात की और उस पर सॉरी भी बोला। आयु अपने दोनों भाइयों की तरह ही था, रुड, कोल्ड और हार्टलेस। वो किसी को भी सॉरी तो नहीं कहता था, फिर चाहे गलती उसकी ही क्यों ना हो। आज पहली बार आयु ने नूर और अपने भाइयों को छोड़कर किसी और से सॉरी कहा था और इसी वजह से निही अभी तक शॉक थी। तभी निही अपने शौक से बाहर आती हैं और अंदर चली जाती हैं। हॉस्पिटल के अंदर अभी आयु युवी के पास बैठा था और उसने डर की वजह से युवी का एक हाथ भी पकड़ा हुआ था, क्योंकि आज भी आयु और अद्वितीय के लिए युवी उनके पापा की तरह है, जो अपने बच्चे को हर मुसीबत से बचाता है। भले ही आज आयु और अद्वितीय खुद इतने बड़े हो गए थे पर उन्हें आज भी उनके बड़े भाई की जरूरत पड़ती थी। अब तक पूरे 4 घंटे हो चुके थे पर कोई बाहर नहीं आया था। वहां मौजूद सभी बच्चों ने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था और प्रिंसिपल की वजह से उनके पेरेंट्स ने भी बच्चों को हॉस्पिटल में रुकने की परमिशन दी थी। इन 4 घंटों में किसी के भी गले से एक बूंद पानी नीचे नहीं उतरा था और उन दोनों भाइयों की उम्मीद भी अभी धीरे धीरे टूटती जा रही थी। तभी लगभग आधे घंटे बाद एक नर्स ओटी से बाहर आती हैं और जैसे ही उसकी नज़र उन सब पर पड़ती है वो उनकी तरफ आती हैं। वो सब भी उस नर्स को नोटिस करते हैं और अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं। तभी वो नर्स उन सब की तरफ देखते हुए अपनी पैनिक भरी आवाज में उनसे पूछती है, आप में से किसी का ब्लड ग्रुप AB है क्या? उस बच्ची का बहुत खून बह चुका है और ऐसे में हमें तुरंत ब्लड चाहिए। उस नर्स की बात सुनकर आयु युवी की तरफ देखता है और युवी उस नर्स की तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, हाँ मेरा ब्लड ग्रुप AB है। मैं फिजिकली बिल्कुल फिट भी हूं तो मैं मेरी प्रिंसेस को मेरा खून दे सकता हूं। तभी वो नर्स अपनी थोड़ी चिंता भरी आवाज में युवी से पूछती है, हमें 2 बॉटल ब्लड चाहिए जो थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप श्योर है मिस्टर शेखावत क्योंकि इससे आपको बहुत वीकनेस भी आ सकती हैं। तभी युवी अपना सिर हिलाते हुए उस नर्स से कहता है, आपको जितना चाहिए आप मेरा उतना खून ले सकती हैं और मैं मेरी बहन के लिए अपनी जान तक खुशी खुशी दे दूं, ये तो बस मेरा खून है जो कुछ वक्त बाद फिर से बन जाएगा। अभी जल्दी चलो। वो नर्स बस अपना सिर हिलाती है और युवी एक बार आयु की तरफ देखता है और फिर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, अंकल मैं बस थोड़ी देर में आता हूं, तब तक आप प्लीज आयु का ध्यान रखिए। तभी प्रिंसिपल अपना सिर हिलाते हुए युवी से कहते हैं, तुम चिंता मत करो युवराज, मैं हूं आयुष के पास। तभी युवी वहां से चला जाता है और वो लोग बस वही बैठे वेट करते हैं। कुछ देर बाद युवी एक वार्ड बॉय की सपोर्ट से उस तरफ आता है और जैसे ही आयु की नज़र युवी पर पड़ती है आयु तुरंत युवी की तरफ भागता है और उसे पकड़ता है। आयु युवी को चेयर पर बिठाता है और तभी पीछे से एक नर्स ट्रे लेकर आती हैं जिसमें जूस और कुछ प्रोटीन बिस्किट्स होते हैं। तभी वो नर्स आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, आप इन्हें ये खिला दीजिए, इनकी बॉडी में अभी बहुत वीकनेस है। आयु बस अपना सिर हिलाता है और तभी नहीं उस नर्स की हाथ से वो ट्रे लेती हैं और फिर आयु के पास खड़ी होती हैं। तभी आयु उस ट्रे से जूस का ग्लास उठाता है और उस ग्लास को युवी के मुंह के आगे बढ़ाते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज थोड़ा सा जूस पिलो। देखो सच में आपको वीकनेस आ गई है और अगर थोड़ी देर भी आप बिना कुछ खाए पिए रहे तो आप भी बीमार पड़ जाओगे, थोड़ा सा पिलो। तभी युवी बस अपना सिर ना में हिलाते हुए आयु से कहता है, प्रिंसेस की अब तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है आयु, पता नहीं मेरी छोटी सी बच्ची कैसी होगी। जब वो अंदर इतनी तकलीफ में है, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही हैं, तो ऐसे में मैं यहाँ बेफिक्र होकर ये जूस कैसे पी सकता हूँ। जब तक मुझे अंदर से प्रिंसेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं मिलती तब तक मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। तभी आयु युवी को फिर से रिक्वेस्ट करते हुए उससे कहता है, भाई प्लीज देखो थोड़ा सा पिलो ना। युवी बस अपना सिर ना में हिलाता है। वहां किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी जो युवी को फोर्स करे, पर युवी को अगर ऐसे ही रहने दिया तो उसे और कमजोरी आ जाएगी। तभी नहीं एक लंबी सांस लेती है क्योंकि उसे पता था कि वो अभी जख्मी शेर से पंगा लेने जा रही है, तो वो भगवान से बस अपनी आसान सी मौत की दुआ मांगती है और युवी की तरफ देखती है। इस वक्त युवी के चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं थे, उसका चेहरा पूरा ब्लैंक था। तभी नहीं युवी की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे कहती है, ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं सर।
नेही की आवाज सुनकर युवी बस उसकी तरफ देखता है पर कुछ कहता नहीं है। वही आयु के साथ साथ अब सभी अपनी आंखें बड़ी करके नेही को देखते हैं। प्रिंसिपल सर तो बस इसी बात से डरे हुए थे कि सारा और अथर्व की मौत के बाद कहीं अगला नंबर उनकी प्यारी सी बेटी का ना लगे। तभी नेही अपने डर को काबू में करते हुए आगे युवी से कहती है, मेरा मतलब है कि अगर प्रिंसेस को पता चलेगा कि आपने इतनी वीकनेस में भी कुछ खाया पिया नहीं और अपनी हालत और बिगाड़ ली तो क्या उसे अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, वो आप तीनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और जब उसे पता चलेगा कि उसकी एब्सेंस में आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो उसे बहुत बुरा लगेगा और आप भी तो जानते हो ना नूर को कि वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव हैं। ऐसे में उसे कुछ नहीं पर गिल्ट महसूस होगा और क्या आप वो देख पाएंगे? नहीं ना। तो प्लीज सर आयुष सर की बात मान जाइए। किसी के लिए ना सही तो कम से कम आपकी प्रिंसेस के लिए, क्योंकि जब वो ठीक हो जाएगी तभी उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए आपकी बॉडी में थोड़ी ताकत तो होनी चाहिए ना। तो प्लीज सर नूर की खातिर थोड़ा सा जूस पी लीजिए। नेही की बात सुनकर युवी बस कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखता है और फिर वो आयु की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ला दे आयु जूस। आयु को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका जिद्दी भाई नेही की बातें सुनने के बाद एक झटके में मान गया। तभी आयु युवी के मुंह के आगे वो जूस से भरा ग्लास बढ़ाता है और फिर जबरदस्ती से उसे पूरा जूस पिलाता है। तभी युवी नेही और बाकी बच्चों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, मैं खुश हूं कि मेरी प्रिंसेस कॉलेज में आप लोगों के साथ रहती हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी नूर के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे और उसका साथ देंगे। आयु और प्रिंसिपल भी युवी की बात से सहमत है तो वही सब बच्चे बस ये सर में अपना जवाब देते हैं। वैसे जो नेही ने अभी किया था युवी को मनाने के लिए, उससे एक बात तो कन्फर्म थी कि धीरे धीरे करके आयु नेही की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। नेही आयु के करीब जाने के लिए नूर से झूठी हमदर्दी या फिर उसकी झूठी केयर नहीं कर रही थी, पर नेही के दिल से सच में नूर के लिए बस प्यार और परवाही बाहर आती थी और वो सब कुछ रियल था। इतने कम टाइम में नूर और नेही का रिश्ता कुछ इस तरह से जुड़ चुका था जिसे किसी शब्दों की जरूरत नहीं थी। नूर को हमेशा से ही एक बड़ी बहन की जरूरत थी जो उसे प्यार करे और नूर उससे हर एक वो बात शेयर करे जो वो अपने भाइयों से शेयर नहीं कर सकती। माना कि अभी नूर के पास अद्वितीय भी था पर जो बात एक लड़की समझ सकती है वो कोई लड़का नहीं समझ सकता। नूर के पास बहन तो थी पर वो किसी दुश्मन से कम नहीं थी और जब नूर नेही से पहली बार मिली और जिस तरह से नेही ने नूर को प्रोटेक्ट किया शायद उसी वक्त से ही नूर को नेही में उसकी बहन दिखाई देने लगी थी। वैसे ये जरूरी नहीं होता कि हमेशा खून के रिश्ते ही सच्चे हो, कभी कभी उन रिश्तों से भी हमें दर्द और तकलीफें मिलती हैं जैसे नूर को मिली थी। धन्यवाद। एपिसोड 78। कुछ 1-1.5 घंटे बाद कहीं जाकर ओटी की रेड लाइट बंद होती हैं और अगले ही पल अर्जुन अद्वितीय के साथ बाहर आता है। इस वक्त अद्वितीय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं थे। उसका फेस बिल्कुल खाली था और आंखें पूरी तरह से लाल। इससे पहले कि अद्वितीय से कोई नूर के बारे में कुछ भी पूछे अद्वितीय वहां से चला जाता है और अर्जुन बस उसकी तरफ देखता है। अद्वितीय को ऐसे बिना कुछ बताए जाता हुआ देखकर वो सब परेशान होते हैं। तभी युवी वहां खड़े अर्जुन से पूछता है, अर्जुन नूर कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर राइट? युवी के सवाल सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखता है और फिर एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहता है, नहीं भाई, नूर अभी भी खतरे में है। आपको तो पता ही होगा कि उसे पहले हैवी ड्रग डोसेज दिए गए थे जिसकी वजह उसने अपनी मेमोरी खो दी थी। उस ड्रग की वजह से उसका ब्रेन पहले ही कमजोर हो चुका है भाई और अभी ऐसे में उसके सिर पर एक बार नहीं पर 2 बार गहरी चोट लगी है। मेरे लिए ये आपको बताना आसान तो नहीं है पर। अर्जुन रुक जाता है और कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अर्जुन को ऐसे देखकर आयु अपना सब्र खोते हुए उससे पूछता है, अर्जुन देख साफ साफ बता कि मेरी रैबिट कैसी है और क्या हुआ है उसे? तभी अर्जुन बिना आयु और युवी की तरफ देखे उनसे कहता है, प्रिंसेस के कोमा में जाने के बहुत चांसेस हैं। जब तक नूर को होश नहीं आ जाता हम ठीक से कुछ बता नहीं पाएंगे। प्रिंसेस को होश आना बहुत जरूरी है वरना इट कैन बी कॉज ऑफ हर बी ब्रेन डेड और फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की बात सुनकर सबको एक बहुत बड़ा शॉक लगता है पर युवी तो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। उसके तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ जाते हैं। वो एकदम से नीचे फर्श पर बैठ जाता है और उसे ऐसे देखकर दक्ष और नकुल उसे संभालने में लग जाते हैं तो वही प्रिंसिपल सर अभी नेही को समझा रहे थे जो अपने डैड को हक करके बस रो ही जा रही थी। वैसे एलिना, सेजल और आर्या भी रो रही थी पर नेही बहुत ज्यादा रो रही थी। अर्जुन की बात सुनकर आयु सीधे अर्जुन के हॉस्पिटल स्क्रब का कॉलर पकड़ता है और अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में उससे कहता है, तुझे पता भी है कि तू क्या बकवास किए जा रहा है? तू ये कहना चाहता है कि अभी नूर के पास बस 2 ही ऑप्शन हैं, एक कोमा और दूसरा ब्रेन डेड वाला? नहीं, कुछ नहीं होगा नूर को और क्या मतलब कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे? You guys are fooling doctors and it's your very first priority to save your patients.
नूर तुम लोगों के लिए सिर्फ तुम्हारी पेशेंट नहीं है और तुम लोग उसे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हो? अदू कैसे छोड़ सकता है उसे? मुझे उससे बात करनी होगी क्योंकि मैं अपनी रैबिट और भाई अपनी प्रिंसेस को नहीं खो सकते। हमसे भी कहीं ज्यादा जरूरी तो वो अदू के लिए है और अदू उसकी एंजल को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। इतना कहकर आयु अद्वितीय के कैबिन की तरफ भागता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ यूवी के साथ सब है पर दूसरी तरफ उसका अदू बिल्कुल अकेला है। जैसे ही आयु अद्वितीय के कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है उसके पैर वही दरवाजे पर ही रुक जाते हैं। इस वक्त अद्वितीय का कैबिन पूरा बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वहां अभी अभी कोई तूफान आया हो। आयु अपनी नजर उस कैबिन में दौड़ाता है पर उसे अद्वितीय वहां नहीं दिखता। तभी आयु बहुत संभाल कर उस कैबिन से होते हुए अद्वितीय के रूम में जाता है। जब वो रूम में एंटर होता है तभी उसके आगे दिल दुखाने वाला नजारा होता है। अद्वितीय अभी उस रूम के एक कोने में बैठा रो रहा था और उसके हाथ से खून निकल रहा था। अद्वितीय को ऐसे हट देखकर आयु की आधी जान निकल जाती है और वो अद्वितीय के पास आकर तुरंत उसे हक कर लेता है। अद्वितीय जब अपने आप को अपने भाई की बाहों में महसूस करता है तभी वो अपनी बची हुई हिम्मत भी हार जाता है और आयु को हक करके रोने लगता है। तभी अद्वितीय रोते हुए आयु से कहता है, भाई मेरी नूर, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और भगवान ना करे अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा और कैसे जिंदा रहूंगा? मैं मेरी नूर के बिना नहीं रह सकता भाई। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अदू मेरी बात सुन बच्चे, हमारी नूर को कुछ नहीं होगा और उसके साथ हम सब है, तू है ना? तू प्लीज उम्मीद मत छोड़ अदू, देख तेरी उम्मीद और कोशिश से ही हमारी उम्मीद और नूर की जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर तूने उम्मीद छोड़ दी तो सब कुछ बिखर जाएगा अदू और हम हमारी नूर को खो देंगे, तू अपनी एंजल अपनी वाइफ को खो देगा। प्लीज ऐसा कुछ भी होने से पहले संभाल ले अदू, हम फिर से उस दर्द को नहीं सह पाएंगे। अद्वितीय बिना एक शब्द कहे बस आयु की बात सुनता है। तभी आयु वहां से उठता है और रूम में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अद्वितीय के पास बैठता है। तभी आयु अद्वितीय के हाथ में लगी एक बड़ी सी कट को साफ करते हुए अद्वितीय से कहता है, तुझे पता है भाई की हालत बहुत बुरी है। मैं तो गुस्सा करके या फिर रोकर अपनी फीलिंग्स को बाहर तो निकाल सकता हूं पर वो बेचारे तो बिल्कुल चुप है। वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं अदू और तुझे भी पता है ये भाई के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें अपने अंदर के इमोशंस को बाहर लाना होगा और तू ये कर सकता है। अदू हमारी बच्ची की जान पहले से ही दाव पर लगी है, ऐसे में अगर भाई को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यूवी भाई सिर्फ मेरे भाई ही नहीं मेरी पूरी दुनिया है। अगर वो नहीं होते ना तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर नूर मेरा हॉट है तो भाई मेरी हॉटबिट है और मैं उन दोनों में से किसी को नहीं खो सकता। अब तक आयु ने अद्वितीय के हाथ की ड्रेसिंग कर दी थी। तभी आयु अद्वितीय की आंखों से बहते आंसू को पोंछते हुए उससे कहता है, जितने वो दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना उतना तू भी है, तो कभी भी फिर से खुद को ऐसे हट करने से पहले अपने भाइयों और अपनी एंजल के बारे में सोचना कि तेरी एक चोट से उन्हें कितनी तकलीफ हो सकती है। अगले ही पल अद्वितीय आयु को हक करते हुए उससे कहता है, आई एम सॉरी भाई। एंजल को वैसे देखकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। उस बेचारी बच्ची पर क्या गुजरी होगी जब उसने वो वीडियो देखा होगा, मैं तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। भले ही वो बाहर से खुद को कितना ही स्ट्रांग दिखाने की कोशिश क्यों ना कर ले, पर अंदर से वो बहुत सेंसिटिव है भाई। दिल कमजोर है उसका पर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती हैं। वो हम तीनों से कहीं ज्यादा समझदार है और शायद इसीलिए वो हमें तकलीफ नहीं देना चाहती। देखो ना भाई, इस वक्त मेरी जान किस हाल में पड़ी है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सुपीसोड और ऑज़ भाई। तभी आयु अद्वितीय का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए उससे कहता है, तू लुज नहीं है अदू और खुद को ऐसे ब्लेम करना बंद कर। अभी चल हम चलकर भाई को देखते हैं, इस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है और फिर वो दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। इधर यूवी अभी भी पूरी तरह से ब्लैंक होकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल तो थी पर उसमें से एक आंसू भी बाहर नहीं आ रहा था। वहां मौजूद सब लोग अभी नूर के साथ साथ यूवी के लिए भी परेशान हो रहे थे। उन लोगों ने कभी भी यूवी को ऐसे नहीं देखा था। हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट और रुड था, पर इस वक्त वो पूरी तरह से टूट चुका था और उसे ऐसे देखकर उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। तभी वहां आयु और अद्वितीय आते हैं और जैसे ही उनकी नज़र अद्वितीय के हाथ पर पड़ती है उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी आयु यूवी के लेफ्ट साइड तो अद्वितीय यूवी के राइट साइड में बैठता है। यूवी को ऐसे देखकर उन दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। तभी अद्वितीय धीरे से यूवी का हाथ पकड़ता है, पर जैसे ही अद्वितीय यूवी को टच करता है उसकी आंखें डर की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी अद्वितीय थोड़ी हिम्मत करते हुए अपनी ब्रोकन वॉइस में यूवी से कहता है, भाई। अद्वितीय की आवाज सुनते ही यूवी अद्वितीय की तरफ देखता है और तभी उसकी नज़र अद्वितीय के हाथ पर पड़ती है।
अद्वितीय की चोट देखते ही युवी अपने प्रोटेक्टिव और फादरली मोड में आते हुए उससे पूछता है, अदू तुझे ये चोट कैसे लगी? तूने खुद को चोट पहुंचाई। युवी के सवाल सुनकर अद्वितीय एक उदासी भरी स्माइल के साथ उससे कहता है, आप कभी हमारी चिंता करना नहीं छोड़ोगे ना भाई? इस वक्त आपको अच्छा खासा फीवर है और यहाँ आपको मेरी छोटी सी चोट की चिंता लगी हुई है। कैसे कर लेते हो आप ये सब भाई? आप अपने आप से पहले हमें कैसे रख सकते हो और आपको अपने तकलीफ, अपनी खुशी से कोई लेना देना ही नहीं होता। आप तो सबसे पहले हमारी खुशी देखते हो, हमारी तकलीफ को कम करने की कोशिश करते हो। मैंने और आयु भाई ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा नेक काम कर दिया था जो भगवान ने इस जन्म में आपको हमारे लिए भेजा? अगर कोई मुझे आपके बदले पूरी दुनिया भी दे देना तो भी मैं आपको छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। आप, आयु भाई और मेरी जान नूर मेरी लाइफ हो जिनके बिना मैं नहीं रह सकता। आई लव यू भाई एंड थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। तभी अद्वितीय युवी को हक करता है और आयु भी दूसरी तरफ से युवी और अद्वितीय को हक करते हुए युवी से कहता है, आई ऑल्सो लव यू सो मच भाई। युवी बस उन दोनों को अपने सीने से लगाते हुए उसके माथे पर किस करता है। तभी आयु अद्वितीय को इशारा करता है और अद्वितीय अपना सिर हिलाते हुए युवी की तरफ देखता है। तभी अद्वितीय युवी का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, भाई आपकी लिटिल प्रिंसेस ना बहुत स्ट्रांग है। क्या हुआ अगर वो इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है, पर उसके साथ हम सब है और हमारी प्रेयर्स भी तो है। तो आप देखना कि वो बहुत जल्दी उस कंडीशन से बाहर आएगी और अपनी आंखें भी खोलेगी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं भाई, एंजल के लिए मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। मुझे जो कुछ भी करना पड़े, जो भी ट्रीटमेंट करनी पड़े मैं करूंगा, पर आप प्लीज खुद को ऐसे टूटने मत दो। आपको ऐसे देखकर हमें बहुत तकलीफ हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर प्रिंसेस ने भी आपको ऐसे इस हालत में देख लिया तो उसे भी तकलीफ होगी। आप अपने लिए ना सही पर अपने बच्चों आयु, अद्वितीय और नूर के लिए तो स्ट्रांग रहने की कोशिश करो ना। हमें हमारे पुराने वाले भाई चाहिए जो हर अच्छी बुरी सिचुएशन में बिना डरे या हार माने डटकर खड़े रहते हैं। आपको स्ट्रांग बनने के लिए आपके दिल में जितना भी दर्द और तकलीफ है उसे बाहर निकालना होगा भाई, और हम आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। प्लीज लेट इट आउट भाई, यू नीड इट। अद्वितीय की बात सुनकर युवी अद्वितीय के हाथ को थोड़ा टाइट पकड़ता है और अगले ही पल वो अद्वितीय को हक करके रोने लगता है। कॉलेज में उस वीडियो वायरल होने वाले हादसे से लेकर अब तक का जितना भी दर्द उसने अपने दिल में दबा कर रखा हुआ था, युवी उस दर्द को अपने आंसुओं के जरिए बाहर निकालता है। धन्यवाद। एपिसोड 79। उस हादसे को अभी पूरा एक हफ्ता हो चुका था और एक हफ्ते से नूर को होश नहीं आया था। अभी सब बहुत ज्यादा परेशान थे। अद्वितीय के लाख समझाने पर सब अपना रूटीन तो फॉलो कर रहे थे, पर उसमें भी किसी का दिल नहीं लग रहा था। सभी बच्चे कॉलेज के बाद प्रिंसिपल के साथ हॉस्पिटल आते थे इस उम्मीद से कि वहां जाते ही उन्हें नूर अपनी गहरी नींद से उठी हुई मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। आयु और युवी भी उनके ऑफिस और कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल ही आते थे और वहीं रहते थे। अद्वितीय तो एक हफ्ते से घर नहीं गया था और ना ही उसने ऑफिस में अपना कदम रखा था। उसका पूरा ऑफिस वर्क नील संभाल रहा था और इस एक हफ्ते में नील के भी 4-5 चक्कर हो गए थे हॉस्पिटल में। सब लोग भगवान से प्रे कर रहे थे, मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे इस आस से कि भगवान को उन लोगों पर थोड़ी दया ही आ जाए और वो नूर को ठीक कर दे, उसे होश में लाकर। इस एक हफ्ते में वो तीनों भाई एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े थे और इस बीच उन्हें एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अभी वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले पर नूर के बिना नहीं रह सकते। उन तीनों को तो जैसे नूर की हैबिट हो चुकी थी। नूर उनके अंधेरे से वीरान जिंदगी में एक सूरज की किरण बनकर आई थी और वो कुछ भी करके उस किरण को अपने से दूर नहीं जाने दे सकते थे, वरना उनकी जिंदगी में अभी कुछ नहीं बचेगा। अब आगे सुबह का वक्त। इस वक्त आयु और युवी हॉस्पिटल में मौजूद मंदिर में नूर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी अद्वितीय नूर के रूम में आता है जहां उसने नूर को शिफ्ट किया था। इस वक्त उस रूम में सिर्फ एक नर्स थी, पर अद्वितीय के उस रूम में आते ही वो नर्स भी अद्वितीय के ऑर्डर की वजह से वहां से चली जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है जो अभी बिना किसी चिंता के बेड पर अपनी बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी। नूर के सिर पर अभी भी बैंडेज थी क्योंकि उसका घाव गहरा था जो अब तक भरा नहीं था। तभी अद्वितीय उसके हाथ में मौजूद सिंदूर की डिब्बी से अपनी चुटकी में थोड़ा सा सिंदूर लेता है और उसे नूर की मांग में भर देता है। अद्वितीय पिछले एक हफ्ते में नूर की मांग में रोज सिंदूर भर रहा था, यहाँ तक कि उसने नूर के गले में एक छोटा और बहुत ही प्यारा सा मंगलसूत्र भी पहनाया था। तभी अद्वितीय उस डिब्बी को साइड टेबल पर रखता है और वहां मौजूद चेयर पर बैठता है। अद्वितीय सबसे पहले नूर का एक हाथ अपने हाथों में लेता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी वाइफी। चलिए उठिए, और कितना सोना है आपको? पिछले एक हफ्ते से बहुत सो लिए आप, पर अभी नहीं। अभी आपको उठना होगा एंजल, मेरे लिए, आपके बिग बी और भैयू के लिए, बाकी सब के लिए। आपको सब बहुत मिस कर रहे हैं, पता है आपको।
अरे आपको तो आपके भैयू और देदू के बीच क्यूपिड भी तो बनना है, और अगर आप ऐसे ही सोते रहे तो कुछ भी नहीं होगा ना एंजल, तो अभी आपको उठना ही होगा। अद्वितीय नूर की तरफ देखता है पर उसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती, जिसकी वजह से अभी उसकी आंखों में पानी आता है। तभी अद्वितीय रोते हुए अपनी ब्रोकन आवाज में बेहोश पड़ी हुई नूर से कहता है, अब नहीं हो रहा है मुझसे नूर, मैं सच में नहीं संभाल पा रहा हूँ खुद को, युवी और आयु भाई को। जितना मैं आपसे प्यार करता हूँ उतना आपके दोनों भाई भी करते हैं बेटा। मेरे लिए ना सही तो उनके लिए ही उठ जाओ। हम तीनों को आपकी बहुत जरूरत है नूर, प्लीज उठ जाइए ना बेबी, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, प्लीज उठिए। इतना कहकर अद्वितीय बहुत हल्के से नूर के सीने पर अपना सिर रखता है और अपनी आंखों को बंद करके धीरे धीरे रोने लगता है। भले ही नूर एक हफ्ते से बेहोश पड़ी थी, उसे होश नहीं आया था, पर वो इस बेहोशी के हालत में भी उन सब की बातें सुन सकती थी, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकती थी। अद्वितीय ने इस वक्त नूर से जो कुछ भी कहा था वो सब नूर ने सुना और उसके दर्द, उसकी तड़प को महसूस भी किया था। उन तीनों को ऐसे तकलीफ में देखकर उसे भी तकलीफ हो रही थी। तभी अचानक से नूर की बंद आंखों में से कुछ आंसू बाहर आते हैं और तभी नूर अद्वितीय का हाथ जोर से पकड़ती है। अद्वितीय को नूर के बॉडी की हलचल तो महसूस होती है, पर जब वो नूर की तरफ देखने जाता है तभी उसके कानों में एक प्यारी सी पर धीमी आवाज गूंजती है, जिसे वो पूरे एक हफ्ते से सुनने के लिए तरस रहा था। नूर अद्वितीय का हाथ जोर से पकड़ती है और अपनी बंद आंखों को मूव करते हुए अपनी धीमी आवाज में कहती है, अधु। नूर की आवाज सुनते ही अद्वितीय नूर की तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसे अभी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि नूर को होश आ रहा है। तभी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हुए नूर के माथे पर किस करता है। अद्वितीय नूर के बालों को सहलाता है और फिर नूर के हाथ के बैक साइड को अपने अंगूठे से रब करते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में नूर से कहता है, हाँ एंजल, मैं यही हूँ आपके पास। आप प्लीज अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो और बेबी बिल्कुल धीरे, हाँ, हमें कोई जल्दी नहीं है। नाउ यू ट्राई टू ओपन योर आइज प्रिंसेस, आई नो यू कैन डू इट, स्मॉन। अद्वितीय की आवाज सुनकर नूर की बॉडी तुरंत रिलैक्स होती है और फिर 1-2 मिनट के स्ट्रगल के बाद नूर फाइनली अपनी प्यारी सी आंखों को खोलती हैं। इतने दिनों तक सोए हुए होने की वजह से नूर को सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है, पर जब वो अपनी नज़र को साफ करने के लिए कुछ देर अपनी पलकों को झपकाती है तभी उसे सब क्लियर दिखाई देने लगता है। जैसे ही नूर की नज़र अद्वितीय पर पड़ती है उसकी सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि इस वक्त अद्वितीय उसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। इस एक हफ्ते में अद्वितीय की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि उसके बाल भी थोड़े बढ़ चुके थे। रात भर ना सोने की वजह से उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे और उसकी आंखें भी पूरी लाल और सूजी हुई लग रही थी। वैसे सिर्फ अद्वितीय ही नहीं, पर साथ में आयु और युवी का भी यही हाल था। उन लोगों ने खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया था, ना वो ठीक से खाते थे और ना ही सोते थे। अद्वितीय को इस हाल में देखकर नूर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी नूर अपने एक हाथ से अद्वितीय के चेहरे को टच करती है और फिर अपनी धीमी और रुआसी आवाज में उससे पूछती है, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है अधू। तभी अद्वितीय उसके गाल पर मौजूद नूर के हाथ को अपने हाथों में पकड़ता है। अद्वितीय नूर के हाथ पर किस करते हुए उससे कहता है, मेरी बात छोड़िए और मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंजल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपको कहीं पेन हो रहा है, बॉडी में या सिर में। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, बस सिर में हो रहा है, पर मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करता है और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उससे कहता है, मुझे पता है कि मेरी एंजल बहुत स्ट्रांग है, आई एम सो प्राउड ऑफ योर जान। अद्वितीय की बात सुनकर नूर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल तो आती है, पर तभी उसे वो सब कुछ याद आता है जो उसके बेहोश होने से पहले हुआ था। उसका और अंश का वीडियो वायरल होना, उसे वो मैसेज मिलना, फिर अथर्व और सारा की वो कड़वी बातें। उन सबको याद करके नूर पैनिक करने लगती हैं, जिसकी वजह से अद्वितीय घबरा जाता है। अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे शांत करने के लिए उससे कहता है, एंजल डोंट पैनिक बेटा, आप अभी अभी उठे हो, प्लीज रिलैक्स होने की कोशिश करो। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय का हाथ पकड़ती है और उससे पूछती है, अदू, बिग बी और भैयू, मुझे बिग बी और भैयू चाहिए प्लीज। इतना कहकर नूर थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय की जान उसके हलक में अटक जाती है। तभी अद्वितीय झट से पर संभाल कर नूर को अपनी बाहों में लेता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है। अद्वितीय नूर की बैक को रब करते हुए एक जोरदार आवाज लगाता है, सिस्टर। जो नज़ अद्वितीय के आने से पहले नूर के रूम में थी वो अभी वही बाहर मौजूद थी, क्योंकि उसे पता था कि अद्वितीय किसी भी वक्त उसे बुला सकता है, तो वो वही उस रूम के आसपास ही थी। जैसे वो नज़ अद्वितीय की आवाज़ सुनती है, वो दौड़ते हुए रूम में जाती हैं और देखती है कि नूर को होश आ चुका है, पर इस वक्त वो बहुत पैनिक कर रही हैं और अद्वितीय उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा है।
जैसे ही अद्वितीय की नज़र उस नस पर पड़ती है, वो अपनी प्लेन आवाज में उससे कहती है, गेट द तारांकन शॉट रेडी फास्ट। अद्वितीय का ऑर्डर मिलते ही वो नस इंजेक्शन रेडी करती हैं और उसे अद्वितीय के हाथ में दे देती हैं। इस वक्त नूर का ध्यान उस इंजेक्शन पर नहीं होता और इसी बात का फायदा उठाते हुए अद्वितीय नूर के हाथ में वो इंजेक्शन लगा देता है। जब नूर को उसके हाथ में अचानक से एक तेज दर्द महसूस होता है, तभी वो उस तरफ देखती है और इंजेक्शन को देखते ही फिर से रोने लगती हैं। अद्वितीय नूर को चुप कराने ही वाला होता है, पर तभी आयु और युवी दोनों ही रूम में आते हैं। जब नूर की नज़र उन दोनों पर पड़ती है तभी जाकर उसकी जान में जान आती हैं और नूर को होश में देखकर उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तभी नूर उन दोनों की तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, बिग बी भैयू। नूर की आवाज़ सुनते ही वो दोनों साथ में कहते हैं, प्रिंसेस रैबिट। वो दोनों नूर की तरफ भागते हैं और फिर दोनों ही साथ में नूर को हक करते हैं, पर हक करते वक्त वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो नूर को कोई भी तकलीफ ना पहुंचाए। नूर अभी भी अद्वितीय के गोद में ही थी, पर अभी उसे आयु और युवी ने हक किया था। तभी नूर उन दोनों को अपने से थोड़ा दूर करती हैं और दोनों को देखने लगती हैं कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय नूर से कहता है, एंजल वो दोनों बिल्कुल ठीक है बेटा, आप प्लीज खुद को स्ट्रेस मत दो। तभी नूर रोते हुए अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय से कहती है, नहीं अदू, अगर उन्होंने बिग बी और भैयू को सच में कुछ कर दिया होता तो मैं क्या करती। मेरी वजह से वो आप लोगों को भी हर्ट कर सकते हैं। तभी अचानक से नूर की आंखें डर की वजह से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो किसी पागल की तरह बिहेव करते हुए उन तीनों से कहती है, नहीं नहीं, मेरी वजह से मैं आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं आप लोगों की लाइफ से चली जाओ और कहीं जाकर मर जा। इससे पहले कि नूर आगे कुछ बोलती, अद्वितीय नूर को थोड़ा कसके पकड़ता है और अपनी बहुत ही तेज और गुस्से भरी आवाज में नूर पर चिल्लाता है, नूर। धन्यवाद। एपिसोड 80। अद्वितीय ने दूर किया नूर का डर। नूर के 3 सरनेम और नूर बहुत यूनिक है। अद्वितीय की इतनी तेज और भयानक आवाज सुनकर नूर की पूरी बॉडी डर की वजह से कांप उठती हैं। वैसे नूर की वो उल्टी सीधी बात सुनने के बाद आयु और युवी को भी बहुत गुस्सा आया था, पर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया नहीं। अद्वितीय अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता और जब बात नूर की हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो नूर के मुंह से वो बात सुनता है उसका खून वही जम जाता है और उसके आंखों में अभी एक आग दिखाई देने लगती हैं। तभी अद्वितीय बहुत हल्के से नूर की चिन पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई अपने मुंह से ऐसी बातें निकालने की और ऐसा कुछ भी सोचने की। आपके दिल में जो कुछ भी आया वो आपने बोल दिया, पर एक बार हमारे बारे में सोचा कि आपके बाद हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। तभी नूर अद्वितीय की बाहों में रोते हुए उससे कहती है, तो फिर मैं क्या करूं अदू, मेरी वजह से मैं आप तीनों की जान दांव पर नहीं लगा सकती। अरे उन लोगों को जहां मुझे मारने में कोई हल्की सी तकलीफ भी नहीं होती तो वो आपके लिए एक बार भी नहीं सोचेंगे। आप सच में मेरी फैमिली हो और मैं अपने मतलब के लिए अपनी फैमिली को इतने बड़े खतरे में नहीं डाल सकती। आप प्लीज मेरी बात मान लीजिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। नूर की बात सुनकर युवी अपना आपा खोते हुए अपनी थोड़ी ऊंची और सर्द आवाज में नूर से कहता है, बस बहुत बोल लिया आपने प्रिंसेस, अभी आप एक शब्द भी नहीं बोलोगे पर सिर्फ मेरी बात सुनोगे। आपको क्या लगता है कि हम ये सब कुछ देखने के बाद आपको अकेला मरने के लिए छोड़ देंगे? नहीं बच्चे, आप इतने से टाइम में ही हमारे लिए बेहद खास बन चुके हो। हम किसी के भी लिए या फिर किसी के भी डर की वजह से आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर आप खुद ही हमें क्यों ना बोलो। रही बात हमें हार्म करने की, तो प्रिंसेस किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारा एक बाल भी टच कर सके। उस पर आपके अदू का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही पूरी दुनिया डरती है उससे? नहीं, उसकी आइडेंटिटी ही कुछ इस तरह से है कि उसका नाम सुनकर शायद सबके पसीने छूटने लगते हैं। तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। वैसे युवी ने नूर को एक्सप्लेन तो कर दिया था, पर अभी भी नूर के दिल में जो डर था वो निकला नहीं था। ऐसे में उसे अथर्व और सारा की गंदी बातें याद आती हैं जो उन्होंने नूर से कही थी। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से उन तीनों की तरफ देखती है और फिर नीचे की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, उन लोगों ने वो वीडियो वायरल किया था और अभी सब मेरी वजह से आप तीनों को भी बुरा बोलेंगे, आपके ऊपर उंगली उठाएंगे जो मैं नहीं देख पाऊंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अगर किसी ने मुझे कुछ भी बोला, पर अगर मेरे आगे कोई आप तीनों में से किसी को भी कुछ बोलेगा तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय उससे कहता है, भले ही आप अपने बारे में कुछ भी बुरा सुन सकते हो, पर मेरे दोनों भाई, उनकी बहन के बारे में और मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता। उस इंसान के मुंह से आपके लिए कुछ भी बुरा निकलने से पहले मैं उसे जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो अद्वितीय वीर सिंह की वाइफ के लिए एक बुरा शब्द भी उसके मुंह से निकाले।
अद्वितीय की बात सुनकर नूर डर जाती हैं और डर के मारे अपना सिर हिलाती हैं। उसे ऐसे डरा हुआ देखकर अद्वितीय नूर को हग करते हुए उससे कहता है, एंजल, आप क्यों डर रहे हो मुझसे? आपको मुझसे या फिर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, ओके अदू। तभी नूर को उनकी शादी की बात याद आती है और जब वो अपने गले की तरफ देखती है तो उसे वहां अभी एक छोटा और प्यारा सा मंगलसूत्र दिखता है। उस मंगलसूत्र को देखते ही नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर अपनी प्यारी सी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, हो अदू, आपने मुझसे सच में शादी कर ली? मतलब मैं अभी बस 17 की ही हूं और अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ऑफिसर्स पुलिस आपको जेल में डाल देंगे एक टीनेजर बच्ची के साथ शादी करने के जुर्म में। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ उससे कहता है, एंजल, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता और कोई मुझे जेल में भी नहीं डालेगा। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे उलझने की गलती कर बैठेगा, फिर वो कोई नॉर्मल से ऑफिसर्स हो या फिर कोई बड़े पोस्ट पर बैठे पॉलिटिशियन। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप डॉन हो क्या? मतलब इतनी पावर तो उनके पास ही होती हैं। नूर की बात सुनकर उन तीनों को थोड़ी हंसी आती है क्योंकि इस वक्त नूर का चेहरा ही कुछ ऐसा था। उन तीनों को यूएसए अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर नूर अपने गाल फुला लेती हैं और फिर थोड़े गुस्से भरे अंदाज में उन तीनों से कहती है, मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और आप तीनों ऐसे मुझ पर हंस रहे हो। आप सच में बहुत बुरे हो, जाओ, मुझे आप तीनों में से किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। इतना कहकर नूर अपना मुंह बनाए हुए बैठ जाती हैं। तभी अद्वितीय नूर को पीछे से हग करते हुए उससे कहता है, आप नाराज हो गए एंजल? अच्छा सॉरी, देखिए हमारा इरादा आपको नाराज करने का नहीं था नूर, बट क्या करे जब आप ऐसे गुस्सा होकर और अपना ये प्यारा सा मुंह फुलाकर बैठते हो ना, तभी आप बहुत क्यूट लगते हो तो हम तीनों कंट्रोल ही नहीं कर पाते। सॉरी ना बेबी वाइफी। अद्वितीय के साथ साथ आयु और यूवी भी नूर से सॉरी कहते हैं और फिर नूर थोड़ा सा भाव खाने के बाद उन्हें माफ कर देती हैं। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, अभी रही बात आपके टीनेजर होने की और मेरी आपसे शादी करने की तो एंजल, अगर मैं वो कदम नहीं उठाता तो वो इंसान अथर्व पता नहीं आपके लिए और क्या क्या बोलता। भले ही मैं उसका मुंह बंद कर देता पर बाकियों का क्या? मुझे पता है अगर मैं उन्हें डरा धमका कर चुप करा देता तो वो मेरी डर की वजह से चुप तो हो जाते, पर उनके दिल में जो आपके लिए नफरत और गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ जाता। उन्हें तो ऐसे ही लगता ना कि आपने मुझे बोला उनको डराने के लिए, जबकि आप ऐसा कभी कुछ सोच भी नहीं सकते। बेटा, मुझे वो वीडियो वाला सीन पता है और साथ में ये भी पता है कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल इनोसेंट हो। एंजल, आपको भी पता है ना कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के लोग होते हैं, उनकी मेंटेलिटी किस टाइप की है। उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी और अगर ये बात हम उन्हें 1000 बार भी समझाते ना तो वो उसे समझना ही नहीं चाहते। ऐसे में वो लोग आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाते जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए उस वक्त मुझे जो कुछ भी सही लगा वो मैंने किया और वैसे भी प्यार करता हूँ आपसे, तो मुझे आज नहीं तो कल आपसे शादी तो करनी ही थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि हमारी शादी ऐसे अचानक से हो जाएगी। अभी हो गई है तो मैं इस रिश्ते को अपनी तरफ से पूरे शिद्दत और ईमानदारी से निभाऊंगा। आप अभी भी बच्चे हो तो मैं आपके ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता, आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। अद्वितीय की बात सुनकर उन दोनों भाइयों के चेहरे पर स्माइल आती हैं। वही नूर अद्वितीय के गाल पर किस करते हुए उससे कहती है, आपको पता भी है कि आप कितने अच्छे हो, आप दुनिया के बेस्ट हब्बी हो। तभी आयु अद्वितीय की तरफ देखते हुए नूर से कहता है, रैबिट, ये सिर्फ आपके लिए ही अच्छा है, वरना ये तो वो है जिससे लोग कोसों दूर भागते हैं। आयु की बात सुनकर नूर पहले अपना मुंह बनाती है और फिर अद्वितीय से चिपकते हुए आयु से कहती है, भैयू, जिनको भी अदू से दूर भागना हो वो भागे और मुझे लोगों से क्या करना है, मुझे तो बस आप लोगों से मतलब है। वैसे मैं अदू से कभी भी दूर नहीं भागूंगी पर हमेशा उनके करीब रहूंगी। अगर कोई दूसरा मेरे अदू के करीब आने की कोशिश करेगा तो उसके बाल पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक दूंगी। तभी अद्वितीय नूर के पेट में थोड़ी गुदगुदी करते हुए उससे कहता है, अच्छा जी, आप सच में बड़े बदमाश बनते जा रहे हो एंजल, और मुझे आपकी बदमाशी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर याद रखिए कि इसकी वजह से आप खुद कभी कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसने चाहिए और चोट वगैरह नहीं लगानी। तभी नूर किसी ऑफिसर की तरह अद्वितीय को सैल्यूट करते हुए उससे कहती है, ओके सर, मैं आपकी हर एक बात को फॉलो करूंगी। वो तीनों बस नूर को स्माइल देते हैं। तभी नूर को कुछ याद आता है और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करती हैं और अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखती हैं। नूर उन तीनों की तरफ देखती है और फिर अपने ड्रामेटिक अंदाज में उन तीनों से कहती है, क्या मैं कोई स्पेशल गर्ल हूं, क्योंकि इन 15 दिनों में मेरे 3 नाम सरनेम बदले गए हैं।
पहले मैं नूर खुराना थी, फिर मैं नूर खुराना से नूर सिंह शेखावत बनी और अभी मैं नूर सिंह शेखावत नहीं पर नूर अद्वितीय सिंह हूँ। वाह, मतलब मैं तो बहुत यूनिक हूँ। सभी गर्ल्स के पास सिर्फ एक नाम होता है और लेडीज अडल्ट और मिडिल एज के पास दो, पर देखो मेरे पास तीन तीन है, तो हुई ना मैं यूनिक। नूर की बातों पर युवी हंसता है और फिर नूर की नाक पर टैप करते हुए उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, आप तो सच में बहुत यूनिक हो और ये बात तो हमने पहले ही आपसे बोली भी थी, पर आपने तभी हमारी बात कहाँ सुनी थी। अभी तो आपको पता चल गया ना कि आप यूनिक हो। तभी नूर बस हंसते हुए अपना सिर हिलाती है। तभी अचानक से उन्हें नूर के पेट से कुछ गुड की आवाज आती है और इस आवाज को सुनते ही नूर अपना प्यारा सा पाउट बनाती हैं। तभी आयु अपनी एक उंगली से नूर के टमी को बहुत ही धीरे से पोक करता है और फिर अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ उनसे कहता है, गाइज मुझे लगता है कि हमें हमारे इस छोटे शैतान के टमी को भरने की जरूरत है। देखो कैसे आवाजें आ रही है अंदर से, और इन आवाजों को सुनकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि रैबिट के पेट में जितने भी चूहे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं। क्यों रैबिट? तभी नूर आयु के पोकिंग की वजह से जोर से हंसते हुए उनसे कहती है, हाँ मुझे भूख लगी है जोरों से। तभी अद्वितीय तुरंत एक फोन करता है और उन चारों के लिए हॉस्पिटल के कैंटीन से कुछ खाने का ऑर्डर देता है। कुछ देर बाद उनका खाना आ जाता है तो अद्वितीय पहले नूर को खिला देता है और फिर उसके बाद खुद भी खाता है। पूरे एक हफ्ते बाद वो तीनों आज खुलकर हंसे थे और अभी खाना भी खा रहे थे, वरना तो इन 7 दिनों में उनके गले से एक निवाला तक नीचे नहीं उतर रहा था। नूर सच में उनके लिए एक एंजल थी जिसने अपने आते ही उनकी खाली और बेरंग सी जिंदगी में हंसी खुशी के साथ साथ ना जाने और कितने ही रंग भर दिए थे। धन्यवाद।